हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों। मैं उमेश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं साइकोलॉजी वाला उमेश सर के अंतर्गत। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को राम राम। बिल्कुल दोस्तों, मैं देख लेता हूं कौन कौन बच्चे उपस्थित हो चुके हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से लगातार क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। बेटा आप लोग फटाफट तरीके से सेशन को शेयर करें और मैं आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से आज के इस सेशन के अंतर्गत आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं, बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करने वाला हूं। सारे बच्चे जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। हालांकि आज मैं एप्लीकेशन के अंतर्गत क्लासेस नहीं ले पाया क्योंकि मिलने वालों का बर्थडे की वजह से आज बहुत ज़्यादा आना जाना रहा, जिसके कारण कई बार कॉल मैसेज आ रहे थे और आज के दिन यदि मैं कॉल मैसेज रिसीव या अटेंड नहीं करता तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, मुझे आज आप लोगों ने जो प्यार जताया, जो सम्मान जताया, जो सपोर्ट किया ना, मैं वास्तव में इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। आप लोग इतना प्यार भी करते हैं, मुझे वास्तव में ये चीज़ पहले से भी पता थी, लेकिन आप लोगों का दिन प्रतिदिन जो रेस्पेक्ट या सम्मान और जो प्यार प्रेम लगातार बढ़ता जा रहा है ना, ये मेरे लिए बड़ा गौरव का पल होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि आज इस बर्थडे के दिन मैं आप लोगों से एक वादा कर रहा हूँ, एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से आप जब से मुझे देख रहे हो तो मैं बच्चों के लिए जिया हूँ। आपको पता है मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि स्टूडेंट मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, मैं आप लोगों से एक वादा कर रहा हूँ, यदि आप लोगों में हिम्मत है, यदि आप लोगों में ताकत है, यदि तुम एनर्जेटिक हो तो निश्चित रूप से अगले बर्थडे पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप लोग जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको मैं प्रोग्राम आयोजित करूँगा और अगले बर्थडे पर मैं उन सभी बच्चों को बुलाऊंगा जो निश्चित रूप से जो मेरे और आपके यानी कि दोनों के सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा देंगे। अगले बर्थडे यानी कि मैं कह सकता हूं 11 जनवरी 2024 के अंतर्गत यदि जो बच्चे सेलेक्टेड होकर के आएंगे, मैं एक प्रोग्राम आयोजित करूंगा और उस प्रोग्राम के अंतर्गत मैं उन सेलेक्टेड कैंडिडेट को मेरे पास बुलाऊंगा और मुझे उनसे भी जानने को मिलेगा और मैं भी मेरे बारे में बहुत सारी बातें उन लोगों को बताऊंगा। आप सब लोग रेडी रहना उस प्रोग्राम के लिए और मैं पूरी तरीके से आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर जुड़ चुका हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज एक स्पेशल दिन है और चूंकि जब इंसान का स्पेशल दिन होता है ना, तो जो उसके सबसे ज़्यादा प्यारे इंसान होते हैं या जो उसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो वो उनके लिए बहुत कुछ कर गुजरने का मन करता है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत कुछ बेहतर बताने वाला हूं, बहुत चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और बहुत एक स्पेशल प्लान भी मैंने आप लोगों को किया है, क्लासेस के बारे में भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। आप सब लोग सेशन को शेयर करके फटाफट तरीके से जल्दी से बता दें। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेशन को आप लोग लगातार सेशन को शेयर करके बताएंगे। बहुत बढ़िया सर जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। प्रभा जी बहुत बढ़िया। आप सब लोगों ने आज बिल्कुल मुझे जो बेल विशेष दिए वो जितनी वो भी दिए, सारा कुछ मेरे लिए बड़ा मैं कह सकता हूँ बड़ा गौरवान्वित पल था। मैं आप लोगों को क्या कहूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जयपुर के अंतर्गत ऑफलाइन और ऑनलाइन इतना पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चे तो इतना तक बोलने लग गए कि सर हमें आपसे सर आज के दिन मिलना है। मैंने उन लोगों को बोला कि भाई देख, ऐसा है कि मेरी क्लास रहती है 8 से 9:30 10 बजे तक, मैं आप लोगों से उससे पहले नहीं मिल पाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि सर हम सेशन के अंतर्गत आ जाएं क्या? मैंने कि भाई मैंने संभव नहीं है। उन्होंने कहा था कि सर प्लीज़ प्लीज़ सर, वो कुछ 2-4 बच्चे तो ऑनलाइन के भी हैं जो इधर उधर पढ़ भी रहे हैं, बेचारे आउट ऑफ जयपुर हैं, और मैं कह सकता हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहीं के भी हैं, मतलब ऑफलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी आप लोगों को मिलवाऊंगा, वो आएंगे अभी थोड़ी देर में। वो बोल रहे थे कि सर हम आ जाए क्या, तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवा दूंगा जैसा भी होगा। ठीक है, हालांकि उन्होंने क्या सोचा हुआ है मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला। मैंने कि यार देखो मेरे सेशन रहता है, सेशन के बाद ही कुछ हो पाएगा। आपको मैं एक बात बता देता हूं, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि आज चूंकि इतना प्यारा दिन होने के कारण मेरे लिए, ध्यान से सुनते जाएंगे, कोई भी कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप से पढ़ते जाएंगे। देखें, आज इतना प्यारा दिन होने के कारण मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। आप आज जो बोलोगे ना, मैं उसके लिए रेडी हूं। मैंने कोर्सेज लगा रखा है, हालांकि एप्लीकेशन के अंतर्गत एप्लीकेशन में थ्योरी प्लस टेस्ट सीरीज है। हालांकि आपको बता देता हूं, इतनी थ्योरी और 50 मॉडल पेपर, क्योंकि बेटा एक मॉडल पेपर के अंतर्गत एक क्वेश्चन को छपवाने और खर्चा, उसको एप्लीकेशन फॉर्मेट में बदलने के लिए 5 रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, 2500 प्रश्न इंटू 5 तो आप वो कर लो। ठीक है, फिर भी आप जो मुझे निर्धारित करोगे कि सर हमें इतने में ये कोर्स दे दो, मैं 24 घंटे के लिए उस कोर्स को उसी रेट के अंतर्गत रख दूंगा। लेकिन सोचना कि कम से कम एप्लीकेशन का लागत शुल्क निकल जाए। आज के दिन मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मैं पक्का कह रहा हूं। ठीक है, 1% मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, 1% नहीं चाहिए। स्टूडेंट से मैं पैसे की उम्मीद करता नहीं हूं। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं ऑफलाइन
खूब पढ़ाता हूं तो निश्चित रूप से मेरी खर्चे चल जाते हैं। मुझे पैसा कमाना ऑनलाइन के अंतर्गत मेरा कतई कोई उद्देश्य नहीं था, आप लोगों को क्लियर कर दूं मैं, 1% उद्देश्य नहीं था। ठीक है, अब आप लोग कहीं मत जाना, मैं उस विशेष बिंदु के बारे में भी आप लोगों से चर्चा करूंगा जो निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों से यहां पर मैं डिस्कस करूंगा और एक एक करके आप लोगों से बात करता जाऊंगा। तो चलें फटाफट से, मैं पहले प्रश्न से डिस्कस करूंगा, आप मुझे बता देना। सेशन को आप लोग लगातार सेशन को शेयर करते जाएंगे फटाफट तरीके से। ठीक है, तो चलता हूं मैं आप लोगों से इन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगा एक एक प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद आप मुझे लगातार बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम वक्र अधिगम की दर को दर्शाता है जो शुरुआत में होगा तेज और होता है लेकिन अधिगम के समय की प्रगति के साथ घटता जाता है। मैं आपको उन बच्चों से भी मिलवाऊंगा जो आपके बीच के हैं, जो मेरे मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती यहां आए हैं, मैं उन सबसे भी आपको मिलवाने वाला हूं, इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा। टेस्ट सीरीज और थ्योरी सब कुछ एक अच्छी रेट में देंगे। टेस्ट सीरीज निःशुल्क दे दीजिए, संभव नहीं है मीनाक्षी सोलंकी जी, ये मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं है। आप इसका मतलब आप एप्लीकेशन और उसमें सारा पैसा आप मुझसे लगवाना चाहते हो। ठीक है, हमने तो आपका कोर्स 421 में लिया था बेटा, वो आज जो कोर्स है ना वो 600 रुपए का है। ठीक है, फिर भी आप जो बोलोगे ना फ्री तो बिल्कुल संभव नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग बताओ अपने विचार। मैं आपको उन बच्चों से भी मिलवाऊंगा जो आप लोगों के बीच के हैं, जो ऑफलाइन ऑनलाइन मुझे पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग सेशन को शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम वक्र है, मैं प्रश्नों के बारे में जल्दी जल्दी बात करूंगा और जल्दी से इन प्रश्नों के बारे में बात कर लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम वक्र अधिगम की दर को दर्शाता है जो शुरुआत में पहले होगा तेज और अधिगम के समय की प्रगति के साथ घटता जाएगा। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि अधिगम वक्र ऐसा होगा, पहले तेज होगा फिर कैसा होगा, धीमा हो जाएगा। उसे किसके नाम से जाना जाता है? उन्नतोदर वक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। मैंने आप लोगों को कहा था कि बेटा जो अधिगम वक्र होते हैं ना उनके बारे में 1885 में किसने बात करी थी? एबिंगहास के द्वारा बात करी गई थी। किसके द्वारा? एबिंगहास के द्वारा बात की गई थी और इन्होंने 4 प्रकार के क्या बताए थे? अधिगम वक्र के बारे में बताया था। पहले प्रकार के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूं तो सबसे पहला प्रकार बताया था रेखीय त्वरण वक्र, पहला। ठीक है, रेखीय वक्र, दूसरा उन्नतोदर वक्र, तीसरा नतोदर वक्र और चौथा बताया था मिश्रित वक्र। चारों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। चले अगले प्रश्न के बारे में बात करूंगा। नीला रंग लड़कों के लिए है और गुलाबी रंग तो लड़कियों के लिए है, यह कथन किससे संबंधित है? मुझे जल्दी से इसके बारे में आंसर करके बता दो। ठीक है, बिल्कुल, हमें 421 में लिया, इनको 400 रुपए में मिलना चाहिए सर जी। मन्नू कुमावत, देखो बेटा इस तरीके की आप बातें ना करें। सारे बच्चे मेरे इंटेलिजेंट बच्चे, मेरे होशियार बच्चे हैं। 100-200 रुपए हमारी जिंदगी के अंतर्गत कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं निर्धारित कर दूंगा, आप ना बोलें। लेकिन आपको ये सेशन बड़ा, आपको बहुत चीजें सरप्राइज देने वाला हूं इसके अंतर्गत, आप चिंता मत करना। बहुत चीजें आपको दूंगा इस सेशन के अंतर्गत, बहुत बातें आप लोगों को बताऊंगा। सेशन को शेयर कर दें। नीला रंग तो लड़कों के लिए है और मैं बात करूं गुलाबी रंग किसके लिए है? लड़कियों के लिए। इसे क्या कहेंगे? लिंग जागरूकता, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग असमानता, लिंग संवेदनशीलता, इसे कहा जाता है बेटा लिंग रूढ़िबद्धता के नाम से जाना जाता है। कि भैया गुलाबी रंग जो होता है ना, पिंक कलर तो लड़कियों का कलर होता है और नीला रंग होता है वो लड़कों का होता है, तो ये रूढ़िबद्धता है। निश्चित रूप से इसे कहेंगे लिंग रूढ़िबद्धता के अंतर्गत, और हमें इसको घटाना है। स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियां दोनों समान होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी रंग को किसी विशेष पर थोप दें। सारे बच्चे एंड तक बने रहेंगे, बहुत अच्छे लोगों से आपको मिलवाऊंगा। ठीक है, तो आप लगातार यहां पर पढ़ते रहें। अब मैं बात करूंगा, जैसे होता है ना कई बार हमारे घर में भी तो बोला जाता है, बता देता हूं आपको। एक लड़का रोने लग गया, 15-16 साल का लड़का रो रहा था। उसकी दादी मां आई, उसकी दादी मां आके पता है क्या बोलती है? क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? मतलब लड़कियां ही रोती है, लड़के क्या रोते ही नहीं है? देखो क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, मतलब लड़के नहीं रोते, लड़कियां ही रोती हैं। ये गलत है, ये लैंगिक रूढ़िबद्धता है। क्या है? रूढ़िबद्धता। जैसे कई लड़कियां जो होती है ना, तो उसमें बोला जाता है, जैसे लड़कियां जिद करती है तो पता है क्या बोलते हैं? क्या लड़कों की तरह जिद करती है? मतलब लड़कियां जिद नहीं कर सकती, ये लैंगिक रूढ़िबद्धता है। क्या है? लैंगिक रूढ़िबद्धता। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने आज मुझे बर्थडे पे जो विशेष दिए, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आप लोगों ने जो प्यार जताया, मैं इंडिविजुअल आपके कमेंट पर नहीं कर पा रहा फोकस,
मैं पढ़ाना चाहता हूं बेटा, आप ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि मेरा जो मेन उद्देश्य है वो सबसे ज्यादा पढ़ाना है, इसलिए आप पढ़ते रहें। आप लोगों ने मुझे जो भी बधाइयां दी ना, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, सेशन को आप लगातार सेशन को शेयर कर दें। चलें अगला बताएंगे, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? व्यक्तित्व को मापना है आपको, व्यक्तित्व को मापना है, तो व्यक्तित्व को मापने के लिए रोरसा स्याही परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ठीक है, बैचलर बुद्धि परीक्षण या बेल स्केल। बेटा यहां पर इस प्रश्न के बारे में आप लोगों से बात करूं तो व्यक्तित्व के मापन का एक ही परीक्षण है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, जो 1921 के अंतर्गत हरमन रोरसा के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? हरमन रोरसा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो निश्चित रूप से यहां पर बात करूंगा रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन रोरसा ने 1921 के अंतर्गत दिया था। इसमें कार्ड की संख्या होती है बेटा 10, 5 कार्ड पर काले व सफेद धब्बे बने होते हैं, 2 पर काले सफेद लाल और 3 कार्ड पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलो, बच्चे के भाषा विकास के लिए आवश्यक है उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया जाए, भाषा की कुशलता को बढ़ाने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाए, लेखन अध्ययन और श्रवण के लिए अभ्यास किया जाए, और दिए गए सारे के सारे विकल्प। यदि इस प्रश्न के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो निश्चित रूप से, ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो निश्चित रूप से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अगला यहां पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहां पर डी इज करेक्ट आंसर है। कोई कहीं नहीं जाएगा, सेशन जबरदस्त होने वाला है। मेरे कुछ बच्चे भी मिलने आ रहे हैं, आप लोगों को भी मिलाऊंगा मैं उनसे, ठीक है, इसलिए लगातार सेशन को सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। चले अगले प्रश्न के बारे में, भाषा महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि यह बच्चे की सोच को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होती है, बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करती है भाषा, बच्चे दृष्टिकोण से जो सूचनाएं एकत्रित करते हैं उन्हें संसाधित करने में मदद करती है, और किसी उद्दीपन के प्रत्युत्तर में चेहरे के हाव भाव से अभिव्यक्त करने में मदद करती है। यदि इस प्रश्न का राइट आंसर के बारे में बात करूं तो इसका परफेक्ट आंसर है, भाषा जो होती है ना हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, कल का सेशन आपने देखा, मैं एक बच्चे को यह बोल रहा था कि बेटा चुपचाप से पढ़ो। आपको कभी लगता है क्या कि मैं सेशन में कभी फालतू की बातचीत करता हूं? कभी नहीं करता। मैं उसको बोल रहा था कि बेटा तू पढ़ाई पर ध्यान दे, फालतू के कमेंट सही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसकी भाषा आपने देखी क्या? इस तरीके की एक टीचर के साथ स्टूडेंट की भाषा होना एक इस तरीके की लाजमी है क्या? ऐसी भाषा होनी चाहिए क्या? भाई साहब, एक टीचर जो होता है ना उसको एक संस्कारित व्यक्ति कहा जाता है, जो एक पर्दे में रहकर विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करता है, निष्पादन करता है। आपने देखा कि इस तरीके का होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे राइट आंसर के बारे में बात करूंगा। भाषा हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण करती है, भाषा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे, फटाफट तरीके से चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की कठिनाइयों को भाषा की समझ या किसी विशेष भाषा के उच्चारण में समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ऐसा इनमें से कौन सा दिक्कत है जिसमें भाषा संबंधी प्रॉब्लम रहती है? भाषा संबंधी यानी कि जिसमें भाषा घात पाया जाता है, भाषा घात। अब आपको बता देता हूं, अपठन, ओके, अपपठन, दुष्क्रिया, डिस्केकुलिया या डिस्फेजिया। ये डिस्फेजिया है बेटा, ये अफेजिया है, अफेजिया। तो मैं आप लोगों को बात करूं, इसे अधिगम अक्षमता के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी बीमारियां अधिगम अक्षमता है। क्या है? अधिगम अक्षमता, ठीक है, अधिगम अक्षमता, ठीक है। और अधिगम अक्षमता 1963 के अंतर्गत सैमुअल क्रिक के द्वारा दिया गया था बेटा। किसके द्वारा? सैमुअल क्रिक के द्वारा। तो मुझे नहीं लगता आपको इस प्रश्न में कहीं दिक्कत होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 4 इज करेक्ट आंसर। इसे कहते हैं डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर कौन सा हो गया यहां पर? डिस्फेजिया या अफेजिया। इसे भाषाघात कहते हैं, बच्चे को भाषा संबंधी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। चलो अगले प्रश्न के बारे में। एक रचनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, जो कक्षा में अधिकतम अंक स्कोर करता है, कुछ ही समय में सबसे जटिल उत्तर लिखने वाला होता है,
जिसकी पार्श्व सोच होती है और समस्या को हल करने में अच्छा रहता है, उसे रचनात्मक शिक्षार्थी कहा जाता है। मुझे इसका राइट आंसर करें और फटाफट से बता दें। बेटा रचनात्मक विद्यार्थी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारी एक हेल्प करोगे गुरुजी, कुलदीप सर की क्लास लगा दो यूट्यूब पर। एस चौधरी जी, जितना संभव हो पाएगा बेहतर करूंगा। आपको रणनीति बताने वाला हूं मैं, एंड तक बने रहना और मस्ती के साथ पढ़ते रहना, ठीक है। बहुत चीजें आज आपको मैं एक सरप्राइज के तौर पर देना चाहता हूं। बहुत चीजें जो कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाए, जिनने अभी तक यूट्यूब की क्लासेस के बारे में, बहुत चीजें आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा। बेटा एक रचनात्मक शिक्षार्थी पार्श्व सोच रखता है, व्यापक सोच रखता है और समस्या को हल करने के अंतर्गत कैसा होता है? बिल्कुल अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में। समस्या समाधान के राजा के रूप में किसको जाना जाता है? इस समस्या समाधान का राजा है। समस्या समाधान का राजा किसे जाना जाता है? निर्णयन को, अवधारणा को, उद्भवन को या अपघटन को? जल्दी बताएंगे। समस्या समाधान का राजा किसे कहते हैं? समस्या समाधान का राजा, हाँ ठीक है सर जी, राकेश सर को भी लाओ। सब, हाँ सब काम हो जाएंगे बेटा, सारी चीजें। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी आप लोगों के सामने, आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर आ पाऊंगा। आप लोगों का प्यार था, विश्वास था, आप लोगों का इस तरीके का, आपने मुझे एक, मैं कह सकता हूं आपने मुझे ये दिया कि सर हम संभाल लेंगे, आप आ जाओ प्लेटफॉर्म पर, जिसके कारण ये सब संभव हो पाया। तो आप लोगों का ये प्यार प्रेम बना रहा तो सारे टीचर अवेलेबल हो जाएंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखें, सारी चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलें, समस्या समाधान का जो राजा होता है ना, वो समस्या समाधान का राजा होता है निर्णय, निर्णयन, मतलब जिसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। मतलब डिसीजन मेकिंग क्या होती है? आपके पास समस्या आ गई तो उस समस्या का आप प्रभावी तरीके से कैसे समाधान कर सकते हो, इसके लिए डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? डिसीजन मेकिंग की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के बहिर्तंत्र के अंतर्गत आता है? बहिर्तंत्र में कौन आएगा? जल्दी बताएं। पेरेंट्स आते हैं, टीचर आते हैं, मित्र आते हैं, या मम्मी पापा का कार्यस्थल आता है? राइट आंसर मुझे जल्दी से करें। और सेशन भाई साहब अभी तक 200 के पार नहीं पहुंचा, क्योंकि आज मैं आपको बता सकता हूं कि आज सेशन इतना शानदार होने वाला है। सारी चीजें होंगी, रिजल्ट भी बताऊंगा किसका किस तरीके का रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कुछ बच्चों से भी मिलवाऊंगा, शायद कुछ टीचर से भी मिलवाऊंगा, ठीक है। आप चिंता ना करें, पढ़ते रहें। कौन सा एक बच्चे के बहिर्तंत्र से अंतर्गत आएगा? आपने नाम सुना होगा यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर। एक नाम है यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर, ठीक है। यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर, ठीक है ना। इनके द्वारा क्या किया गया था? यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर के द्वारा निश्चित रूप से कहा कि बच्चे के सीखने में उसकी पारिस्थितिकी, उसकी सोसाइटी का बड़ा रोल होता है। और इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत 5 घटक बता दिए। कौन कौन से बताए? यहां पर एक बताया बेटा लघु घटक, लघु मंडल। दूसरा बताया था मध्य मंडल, ठीक है। तीसरा बताया था बहिर्मंडल या बाह्य मंडल, ठीक है। अगला बताया था बृहद मंडल और अगला बताया था दोस्तों घटक मंडल। ये बताए थे। तो इन्होंने जो माता पिता का कार्यस्थल या सरकार के कोई नियम थे वो किसमें शामिल किए? बिल्कुल यहां पर बहिर्मंडल के अंतर्गत। माता पिता का कार्यस्थल से मतलब क्या है? जैसे मान के चलो मेरे पापा पुलिस में हैं, तो मैं सारे दिन घर पर जब आऊंगा ना पुलिस की बातें करूंगा, और जब मैं पुलिस की बातें करूंगा ना तो उसका प्रभाव मेरे बच्चे के डेवलपमेंट पर प्रभाव पर बात करेगा। मेरे मम्मी पापा यदि वकील हैं तो सारे दिन वहां पर भी वकीलायत करेंगे कोर्ट में, और घर पर भी आकर के वही मुवक्किल और फलाने और ढेंके और सारे दिन पूरे दिन उसी काम पर बातें करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से यहां पर क्या है, बिल्कुल आगे बताऊं तो इसे क्या होता है? इसे माता पिता के कार्यस्थल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों के साथ प्रक्षिप्त व्यवहार परिवर्तनों का कौन सा भाषा सिद्धांत पुष्टि कर सकता है? इसका बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट का बाप कह सकता हूं, मोस्ट का बाप। बेटा ये वो सेशन है जो आपके लिए निश्चित रूप से 50 प्रश्न देगा आपके पेपर में और 100 अंक। मैं आपको बता देता हूं, जिन चीजों में मुझे महारत हासिल है, जिन चीजों की मैं बारीकियां जानता हूं, उसको मैं आपको सॉल्व कराता हूं, ठीक है। और मैं आपको कह सकता हूं ये 2500 क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा, 50 मॉडल पेपर के अंतर्गत 50 पेपर होंगे, 2500 प्रश्न होंगे।
ये 2500 प्रश्न आपकी दशा और दिशा बदलेंगे। और मैंने कहा आपसे प्रॉमिस किया है ना कि अगले बर्थडे पर आपका पोस्टिंग हो चुका होगा, ठीक है, और मैं आप लोगों को यहां पर इनवाइट करूंगा, आप लोगों को बुलाऊंगा, ठीक है। आज से प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों से, इसलिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएं। क्लासेस को बहुत निरंतरता के साथ अब मैं लाने वाला हूं। थर्ड ग्रेड के लिए एक धमाका करूंगा बहुत गजब तरीके का, चिंता मत करना। तो यहां पर क्या है आपका राइट आंसर बेटा, इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों के साथ प्रेक्षित व्यवहार परिवर्तनों का कौन सा भाषा सिद्धांत पुष्ट करता है? इसे सपिर हाप सिद्धांत कहते हैं। बेंजामिन ली हाप भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के बारे में जिन्होंने बात करी थी, इन्होंने कहा था कि जो अल्पसंख्यक होते हैं ना, उनकी भाषा का विकास नहीं हो पाता। इसे कहा जाता है सापिर हाप निश्चित सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बताना। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के विकास की अवस्था है? प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है बच्चे के विकास की। संवेदी गामक अवस्था, पश्चात संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बहुत प्यारा प्रश्न, जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। ज्योति ये समझ में नहीं आया। ज्योति इन्होंने ये कहा था कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनकी भाषा का विकास नहीं हो पाता है। ऐसे सिद्धांत पर, ऐसे बिंदु पर जो कार्य किया था वो सापिर और बेंजामिन ली हाप ने किया था। क्योंकि जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है ना, उनकी बच्चों की भाषा का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? बिल्कुल यहां पर सापिर बेंजामिन ली हाप सिद्धांत। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के विकास की अवस्था है? इतना प्यारा प्रश्न है या नहीं है, मुझे जल्दी से बताएंगे। गजब का प्रश्न है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पश्चात संक्रियात्मक अवस्था जीन प्याजे ने नहीं बताई, संक्रियात्मक अवस्था नहीं बताई, अनौपचारिक नहीं बताई, कौन सी बताई? संवेदी गामक अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, ठीक है। इसके बाद कौन कौन सी बताई थी आपको पता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, 7 से लेकर 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और बिल्कुल 11 वर्ष के बाद में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अनौपचारिक नहीं बताई थी। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। सेशन को बेटा लगातार सेशन को शेयर करें। गजब का प्रश्न, बहुत बढ़िया। मोस्ट का बाप है ये, मोस्ट का बाप। मैं कह रहा हूं ना, आपको कतई हारने नहीं दूंगा, विश्वास रखें। क्योंकि मुझे भी लगता है कि बच्चे जब विश्वास करते हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और जब जिम्मेदारी बढ़ती है ना, जिम्मेदार इंसान होता है ना, उससे पूछ के देखो, ठीक है। यदि मैं आपको बता देता हूं, हालांकि मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा। आज बर्थडे के दिन में मेरे घर पे भी हो सकता था, आज बर्थडे के दिन ऐसा भी हो सकता था कि मैं क्लास ही ना लेता, आज बर्थडे के दिन ऐसा हो सकता था कि मैं टेस्ट पेपर ही नहीं बनाता। बर्थडे के दिन मैं चाहता था कि किसी दिन मैं क्लास मिस ना करूं। एक पेपर को बनाने के लिए आप आरटी के क्वेश्चन भी लेते हो, आईसीटी के क्वेश्चन भी लेते हो, सबका शानदार तरीके से विश्लेषण करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से वह क्या है जो समाज में प्रचलित पारंपरिक मूल्यों और आदर्शों का प्रतिनिधि है, जो व्यक्ति अपने माता पिता से सीखता है? परम अहम, इड, अहम, परम, इड। बताए मुझे। मैंने आपको बताया ये क्या है बेटा? व्यक्तित्व के प्रकार हैं। किसके? व्यक्तित्व के प्रकार। और इनके बारे में बताया था सिगमंड फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। सिगमंड फ्राइड ने 3 बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। जो कैसा है? आदर्शवादी है, जो कैसा है? विभिन्न प्रकार के मूल्यों का निर्धारण करता है, उसे क्या कहा जाता है? परम अहम। सुपर ईगो कहा जाता है जो सिद्धांतों का निर्माण करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल मानव के रूप में देवता है ये, मानव के रूप, देवता मानव के रूप में क्या है? देवता, ठीक है। और इड क्या होता है? मानव के रूप में राक्षस। और यहां पर बात करूं, अहम होता है मानव के रूप में मानव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न के बारे में, मैं यहां पर बात करूंगा, ठीक है। ओके, हाँ, अगले चलेंगे, चलें अगले प्रश्न के बारे में। चलें, बहुत अच्छा प्रश्न, गजब का। क्वेश्चन नंबर 13। हर उस प्रश्न पर चर्चा करूंगा जो निश्चित रूप से आप बस क्रिएटिव रहना, एनर्जेटिक रहना, हार मत मानना बस, ठीक है। हार मान गए तो दिक्कत हो जाएगी, हार मत माना, अच्छी तरीके से पढ़ते रहना, ठीक है। बिल्कुल चलेंगे अगले प्रश्न के बारे में।
राजेश एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है जो बहुत छोटी उम्र से ही जटिल गणितीय समस्याओं का हल कर सकता है। हालांकि वह कभी भी अन्य बच्चों के साथ नहीं खेलता क्योंकि वह उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से इसको समझाया जा सकता है? बहुबुद्धि सिद्धांत से, एक कारक सिद्धांत से, समूह कारक सिद्धांत से या द्विकारक सिद्धांत से? पूरा दिमाग लगा देना, सेशन को 200 के पार पहुंचा दो बेटा। वास्तव में आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलें, राजेश बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है। वह गणितीय समस्याओं को तो हल कर देता है, गणितीय समस्याओं को, लेकिन वो खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा किसने कहा था? मैं आपको बता देता हूं। बुद्धि के अंतर्गत बुद्धि को यहां पर निश्चित रूप से हार्वर्ड गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बुद्धि को क्या कहा गया बेटा? हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को निश्चित रूप से 9 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए साहब? 9 प्रकार बताए। उन्होंने कहा कि यदि एक प्रकार में कोई दिक्कत है, खेलने में मन नहीं लग रहा, तो दूसरा प्रकार काम करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। ऐसा इन्होंने 1983 के अंतर्गत कहा था। कब कहा था? 1983 में। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि के एक भाग में यदि क्षति हो गई तो बुद्धि काम करना बंद नहीं करती। बुद्धि क्या नहीं करती? काम करना बंद नहीं करती। तो निश्चित रूप से राइट आंसर है बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। इसका मतलब यह है कोई बच्चा किसी क्षेत्र में इंटेलिजेंट होता है, किसी क्षेत्र में इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि बुद्धि 9 प्रकार की हो सकती है। आपको पढ़ा है, आपको मैंने खूब बताया है भाषाई बुद्धि के बारे में, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के बारे में, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के बारे में, स्थानिक बुद्धि के बारे में, शारीरिक गतिज बुद्धि के बारे में, प्रकृतिवादी बुद्धि के बारे में, अस्तित्ववादी बुद्धि के बारे में, सबके बारे में मैंने बताया है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन। एक कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। समूह कारक सिद्धांत के बारे में मैं बात करूं तो समूह कारक जो सिद्धांत है ये किसने दिया था बेटा? थर्स्टन ने। किसने? थर्स्टन व कैली के द्वारा दिया गया, ठीक है। और द्वित कारक सिद्धांत किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा। स्पीयरमैन के द्वारा कब दिया था? 1904 में। थर्स्टन व कैली ने कब दिया था? 1938 के अंतर्गत, ठीक है। चलो तो अगले प्रश्न के बारे में बताओ, ठीक है बेटा। कोशिश करो कि जो अच्छा आंसर बता रहा है ना उस पर फोकस करें और आपस में कम से कम बात करें। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं वैकेंसी आपके सामने से ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी जैसे अब तक चली गई। खूब सारी वैकेंसी चली गई। आप इनको ऐसे जाने देना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हो कि नहीं सर अब जाने नहीं देंगे, ताकत लगा देंगे, तो बिल्कुल ताकत लगा ही देना, ठीक है। बताओ, एक परियोजना पूर्ण रूप से एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है जो एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ती है। यह किसने कहा था? किलपैट्रिक, जॉन डीबी, ओके, जॉन बी मकाइल और स्टीवेंसन। जल्दी से इसका आंसर करो मुझे फटाफट से और सेशन को लगातार शेयर करें। मैं आप लोगों को कुछ सरप्राइज दूंगा। अब एक बात बताओ, अब कुछ सरप्राइज जो होगा, कुछ बातें होंगी तो निश्चित रूप से मुझे उनके बारे में आपको बताना है। तो सेशन में शुरू में थोड़ी बताऊंगा। मेरा मेन काम है पढ़ाने का। टीचर की पहचान उसकी पढ़ाने से है, डॉक्टर की पहचान उसकी डॉक्टरी सेवाओं से है, इसलिए थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करें। परियोजना विधि के बारे में हालांकि विलियम किलपैट्रिक ने कहा था और जॉन डीबी हैं, लेकिन यह जो कथन है वो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर विलियम किलपैट्रिक के द्वारा। यह विधि समवाय के सिद्धांत पर कार्य करती है, मतलब सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर? सहकारिता के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 1। चलो अगले प्रश्न के बारे में बताना। इकाई योजना क्या है? पाठ के छोटे छोटे अंश, पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रह, अधिगम अनुभवों का समन्वित रूप और उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर देखेंगे मैं आपका, और बहुत बढ़िया। सेशन को 200 के पार करा दो यार फटाफट से सारे के सारे बच्चे। और सेशन 200 के पार होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में इतना सरप्राइज आपको दूंगा। मैं आपको कह रहा हूं ना, इन 5 चीजों में कहीं पर भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस विश्वास करते जाना, आप खुद कह दोगे। आपको हजारों के कमेंट दिखा दूंगा कि सर मेरे चले। जब रीट पात्रता परीक्षा हुई थी ना 2021 और 2022 में, कम से कम 1000 प्लस बच्चों के 25 से अधिक नंबर थे सीडीपी के अंतर्गत, क्योंकि मैंने बच्चों के साथ एक तपस्या की है, मेहनत की है, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहें, बस आप मेहनत के साथ पढ़ते रहें। इकाई योजना किसने दी थी बेटा? मॉरिसन के द्वारा बताया गया था।
ठीक है। इसके अंतर्गत इकाई योजना में क्या होता है, मेरी बात सुने। एक जैसी विषय वस्तु का एक यूनिट बना दिया जाता है। एक जैसी विषय वस्तु के कई पार्ट होते हैं, जैसे जिनमें एक जैसी विषय वस्तु है, 5 पार्ट ऐसे हैं जिनमें एक जैसी विषय वस्तु है, उसे यूनिट का रूप दे दिया जाता है। तो आपने 5 पाठों का क्या किया बेटा, संग्रह, और जब संग्रह किया तो निश्चित रूप से इसे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रह। और इकाई योजना बेटा गेस्टाल्ट सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, गेस्टाल्ट सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि गेस्टाल्ट सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर बात करता है, पूर्ण से अंश की ओर। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं कहा दैनिक पाठ योजना के बारे में बात करूं तो दैनिक पाठ योजना के प्रवर्तक किसको कहा जाता है, हर्वर्ट को कहा जाता है बेटा। किसको कहा जाता है, हर्वर्ट को। चलें अगले प्रश्न के बारे में बताना। समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अंधविश्वासों को दूर करने का विकास सबसे पहले किसने दिया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मुदालियर आयोग 1953, कोठारी आयोग 1964 और विश्वविद्यालय आयोग 1949। जल्दी से मुझे राइट आंसर के बारे में बता दें, और सेशन को आंधी की तरह चीरते हुए 200 के पार लेकर के जाओ, क्योंकि 200 के पार होते ही मैं आपको वो गिफ्ट दूंगा, वो बातें जरूर आप लोगों के लिए बताऊंगा। ठीक है, समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अंधविश्वासों को दूर करने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मुदालियर आयोग 1953, कोठारी आयोग 1964 या विश्वविद्यालय आयोग निश्चित रूप से 1949 के अंतर्गत। बेटा समाज में वैज्ञानिक सोच का हमें निर्माण करना है। मैंने कहा था प्रयोगशाला जो विधि है कि बच्चों को लेबोरेटरी के अंतर्गत पढ़ाया जाना चाहिए, यह अनुशंसा आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की थी कि बच्चों को लेबोरेटरी के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। मैंने आपको कहा था 1986 की नीति ऐसी थी जिसके अंतर्गत, जिसमें निश्चित रूप से संशोधन हुआ, और संशोधन होने के कारण कब हुआ था, 1992 में। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे से लड्डू से बच्चों से। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूं, कल मैं वास्तव में नाराज था, हालांकि मुझे दुख भी था कि जब बच्चों के साथ आप मेहनत करते हो ना तो आपको रिटर्न में प्यार मिलता है, और मुझे मिला। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं कमाया, वास्तव में बच्चों का प्यार, सम्मान, रेस्पेक्ट कमाया। लेकिन जब आप मेहनत करते हो और आप इस तरीके का बच्चों का बिहेव देखते हो तो मुझे दुख हुआ कल। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहे, मैं आपके साथ हूं। जैसे भी जो भी कंडीशंस होंगी मैं उसके अकॉर्डिंग आपके साथ हूं। आप लगातार मेहनत करते रहिए बस। ठीक है, यहां पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, यदि आप लोग मुझे उसका राइट आंसर करें। बहुत प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बता दो कि सर क्वेश्चन पूछो। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा फटाफट तरीके से, और उस सरप्राइज के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। मैं आपको ज्यादा इंतजार हालांकि नहीं कर पाऊंगा, आप सेशन को शेयर करें। बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? जो पहला कमेंट आएगा ना वो सबसे प्यारा कमेंट होगा। चलो बहुत बढ़िया, आंसर करें मुझे इसके अंतर्गत। चले राइट आंसर के बारे में बताएंगे। ठीक है, ओके। और मैं फिर आपको कहूंगा कि मैं आपको क्या समझते हो, जब मेरे ये 2,500-3 हजार बच्चे पढ़ते हैं, 24 घंटे में इतने बच्चे पढ़ लेते हो, तो आप क्या समझते हो मैं इनमें से कम 1000+ बच्चों का सिलेक्शन दूंगा? आप ध्यान रख लेना इस बात का, क्योंकि पढ़ाता ही हूं, एग्जाम पैटर्न पर हूं। मैंने कहा उस समय कौन थे 1986 के अंतर्गत, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बता दें इसका राइट आंसर। 1986 में, बहुत बढ़िया, ये कौन है? मुझे एक कमेंट मिला है, पूजा सैनी का, राजीव गांधी। वेरी गुड, ओके, बहुत बढ़िया, राजीव गांधी थे। आप सब जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, आप सभी को कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। राजीव गांधी थे। ठीक है, 1968 के अंतर्गत थी इंदिरा गांधी। और आप, अच्छा एक और बताना, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौन थे बताओ फटाफट तरीके से, क्योंकि अब मैं आप लोगों के साथ लगातार डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, 5 चीजें पूछूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें याद होंगी। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके उस समय प्रधानमंत्री कौन है मुझे बताएंगे फटाफट तरीके से, जल्दी से बता दें, फटाफट आंसर करके मुझे। बहुत बढ़िया मुझे पता है आप लोग इसका आंसर बता दोगे, लेकिन मैं प्रश्न में आगे बढ़ जाता हूं, आप कमेंट करें। निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। दृश्य श्रव्य सामग्री का तैयारी का सिद्धांत, उनको प्रस्तुति का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत या अवलोकन का सिद्धांत। राइट आंसर करें।
दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते समय हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, मोदी जी हैं क्या? अरे यार, इंटेलिजेंट बच्चों से बात कर रहा हूं यार। इतने कठिन प्रश्न को तुमने इतना सरल बना दिया। इतने इंटेलिजेंट बच्चे आप आते कहां से हो यार? बहुत बढ़िया। मोदी जी हैं क्या? नरेंद्र मोदी, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट। सभी बच्चों को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। चलें, इसका राइट आंसर निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। बेटा, तैयारी का सिद्धांत होता है, प्रस्तुति का सिद्धांत होता है, चयन का होता है, और ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल अवलोकन का नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले प्रश्न के बारे में बताना। एक परीक्षण जिस गुण के मापन के लिए बना है वह उसी गुण का मापन करता है। परीक्षण की उस कसौटी को क्या कहा जाता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण। भाई साहब, फोड़ दो इस प्रश्न को लगातार। सेशन को 200 के पार लेकर के जाओ, ठीक है? 200 प्लस प्लस कर दो। वास्तव में जो बच्चों ने अभी तक जो सोचा नहीं होगा ना, वो मैं स्पेशल करूंगा आज, ठीक है? चलो, आप लोग मुझे जल्दी से बात करेंगे यहां पर फटाफट तरीके से। वह परीक्षण जिस गुण के मापन के लिए बनाया गया है वह उसी गुण का मापन करे। यदि परीक्षण ज्ञानात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया है तो उसका मापन करे, भावात्मक उद्देश्यों के लिए बनाया है तो उसका मापन करे, क्रियात्मक उद्देश्यों का मापन के लिए बनाया है तो निश्चित रूप से यह क्या कहलाता है बेटा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। वैधता कहेंगे। क्या कहेंगे? वैधता, ठीक है? मैं बात करूं आपसे, विश्वसनीयता क्या होता है? परीक्षण को आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में दोबारा लागू कर दो, आपको समान रिजल्ट मिल जाए, ये क्या है? विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता क्या है? अध्यापक के व्यवहार का कोई प्रभाव ना पड़े। टीचर खुश है, दुखी है, ईर्ष्यालु है, झगड़ालु है, कोई प्रभाव ना पड़े। और विभेदीकरण का मतलब होता है कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा है? सीता कुमारी, गुड इवनिंग सर जी। बिल्कुल गुड इवनिंग जी। चलें अगले प्रश्न के बारे में बताना मुझे। कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वह इसे विचार के साथ पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकाले, इसके बाद शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करे, तो इसे क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, या इसे अन्वेषण विधि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का आंसर करें। पढ़ा करो प्रश्न को, थोड़ा सा समझा करो। और मैं आप लोगों को फिर भी एक बात कहूंगा कि एप्लीकेशन के अंतर्गत टेस्ट सीरीज में आप ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चंस को मजबूती के साथ पढ़ा करो, मजबूती के साथ। और मैं कह रहा हूं हर एक पेपर को ऐसे लिया करो कि RSM SSB क्वेश्चन करा रही है, बस। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मेरा होता ही ऐसा ही है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, सबको अच्छी तरीके से करें। तो बेटा यहां पर बात करूंगा, इस विधि के अंतर्गत टीचर निर्देशन में बच्चा कार्य कर रहा है, एक पर्यवेक्षित स्थिति के अंतर्गत कार्य कर रहा है, तो इसे प्रयोजना विधि नहीं कहेंगे, ठीक है? समस्या समाधान विधि नहीं कहेंगे, इसे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के नाम से जाना जाता है, ओके? और इसके प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल यहां पर मैंने आपको बताया था, मोरविल जी है। मोरविल कौन है? मोरविल, जॉन मोरविल, ठीक है? जॉन मोरविल। और कौन थे हैं? बिल्कुल मोरिसन। मैंने आप लोगों को कल कहा था ना कि मोरिसन है। इसलिए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि बोध पर कार्य करती है, बोध स्तर पर कार्य करती है, क्योंकि बोध स्तर का संबंध किससे है बेटा? बिल्कुल मोरिसन से, ठीक है? प्रयोजना विधि आपको पता ही है, किलपैट्रिक के द्वारा इसके बारे में बताया था, किलपैट्रिक ने, ठीक है साहब? बिल्कुल। समस्या समाधान विधि के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से किसके अंतर्गत? सेंट थॉमस के द्वारा बताया गया, ठीक है? और यहां पर अन्वेषण विधि या खोज विधि के बारे में बात करें तो हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, आर्मस्ट्रॉन्ग। चलें क्या अगले प्रश्न के बारे में बताना, ऑप्शन नंबर 3। चलो, सेशन को 200 के पार खींचते ले जाओ। चलो यहां पर अगले बिंदु के बाद पाठ योजना की हर वर्ड की पंचपदीय प्रणाली दी गई है और उसमें सोपान बताए गए हैं। तो यहां पर तीसरे नंबर का सोपान कौन सा है? प्रस्तावना या तैयारी, तुलना एवं साहचर्य, प्रस्तुतिकरण या सामान्यकरण? राइट आंसर मुझे इसका फटाफट से राइट आंसर के बारे में बताएंगे। बिल्कुल यहां पर अगले प्रश्न के बारे में बताएंगे, प्रस्तावना या तैयारी, तुलना एवं साहचर्य, प्रस्तुतिकरण या सामान्यकरण। देखें, मैं आप लोगों के आंसर के बारे में बात करूंगा। बेटा यहां पर जब इन्होंने इसके बारे में बताया और 5 बिंदु बताए, इसलिए इसको हर्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। और 5 पदों के अंतर्गत इन्होंने तीसरे नंबर पर किसको बताया था बेटा?
तुलना एवं साहचर्य को बताया था। तुलना एवं किसको बताया था? साहचर्य को। आपको पता ही है सबसे पहले इनके द्वारा क्या बताया गया था? तुलना एवं किसको बताया था बेटा? साहचर्य को। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना। इस तरीके से इन्होंने इसको क्या किया था? अलग अलग भागों में बांट करके बताया था। चलें अगले प्रश्न के बारे में। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन की प्रविधि से, उद्देश्यों से और सीखने की क्रियाओं से। मूल्यांकन का सबसे ज्यादा जो निकटतम संबंध है वो किससे होता है? ठीक है, बताएंगे यहां पर। ओके सर जी, आप फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छे से। बिल्कुल बेटा, आप लोग लगातार पढ़ते रहें, मस्ती के साथ पढ़ते रहें, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न के बारे में। मुझे फटाफट तरीके से आंसर करके बता दें, गजब का आंसर करेंगे। मूल्यांकन का सबसे ज्यादा निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु, मूल्यांकन की प्रविधि, उद्देश्य और सीखने की क्रियाएं। इसको फोड़ो, इस प्रश्न को, इसकी बताओ इसको कि हमेशा मूल्यांकन का मतलब होता है नियंत्रण। बच्चे को आपने क्या पढ़ाया, उसके बाद आप देख रहे हो, निर्णय ले रहे हो आप, ठीक है। लेकिन मूल्यांकन बेटा तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उद्देश्य निर्धारित नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? उद्देश्य निर्धारित नहीं करोगे। मैंने आपको क्या कहा था कि जो बीएस ब्लूम हैं उन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताई। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य इन्होंने निर्धारित किए, फिर अधिगम अनुभव इन्होंने निर्धारित किया और फिर मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के उपकरण। मूल्यांकन तब ही किया जा सकता है जब उद्देश्य निर्धारित करोगे। मूल्यांकन करोगे किसका? आप उद्देश्यों का निर्धारण करोगे कि आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उनको अपन प्राप्त कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सेशन को बेटा 200 के पार करा दो फटाफट तरीके से, ठीक है। बिल्कुल, चलेंगे अगले प्रश्न के बारे में बताएंगे। बहुत बढ़िया। विंडोज में आपके आईसीटी के प्रश्न है। विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहां चली जाती है? रिसाइकिल बिन के अंतर्गत, माई कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पर या उपर्युक्त सभी में? इसका परफेक्ट आंसर मुझे जल्दी से करेंगे और आंसर से अवगत करा दें। पता है आज के दिन सही बता रहा हूं, और जिन्होंने एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया वो इंस्टॉल कर लें। एक विशेष ऑफर आएगा, थोड़े समय के लिए आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, थोड़े समय के लिए आएगा, विशेष ऑफर आएगा। ज्वाइन कर लो अभी से जिन्होंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कहां करोगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। आपको एक बात बता देता हूं, आज मिलने वालों का क्या रहा, आना जाना रहा। तो सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को, आज खाना नहीं खाया मैंने अभी तक, क्योंकि एक तो काम ही इतने होते हैं, फिर मिलने जुलने वाले, मैसेज कॉल, इतने नहीं खा पाया। अभी चाय पी रहा हूं, बताओ, ठीक है। चलो सेशन को आप लगातार सेशन को शेयर करें। चलेंगे, विंडोज को किसी फाइल को जब अपन डिलीट करते हैं तो ये कहां जाती है बेटा? रिसाइकिल बिन के अंतर्गत। चलो अगले प्रश्न के बारे में बताना। एमएस पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या है? बीएमसी, डॉक, जेपीजी और एक्सेल, ठीक है। इसके बारे में मुझे राइट आंसर करें। एमएस पेंट की फाइल, एमएस पेंट का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जहां पर ड्राइंग बनाई जाती है बेटा। क्या बनाई जाती है? ड्राइंग। जहां पर क्या किया जाता है? ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूं तो देखेंगे एमएस पेंट जो होता है ना, एक माइक्रोसॉफ्ट फाइल है, एक माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? ये पेंट होता है जिसके अंतर्गत ड्राइंग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है साहब? ड्राइंग बनाई जाती है। तो इसका जो विस्तारित रूप होता है ना, उसे किसके नाम से जाना जाता है? आप मुझे इसका राइट आंसर करके बता दो फटाफट तरीके से। आप कौन से आंसर पर आप जा रहे हो? जल्दी से आंसर करें और मुझे अपने आंसर से लगातार सेशन को शेयर करके मुझे जल्दी अपने आंसर से अवगत करा देंगे फास्ट तरीके से। आप इस पर क्या, किस कमेंट पर आप जाना चाहते हो? फटाफट से मुझे आंसर करें और अपने आंसर से मुझे अवगत करा देंगे, ठीक है। बीएमपी पर जाना चाहते हो, डॉक पर जाना चाहते हो, किस पर इसका आप राइट आंसर करोगे? तो बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका राइट आंसर होता है बिटमैप। क्या होता है? बिटमैप। बिटमैप जो होता है ना, यह एमएस पेंट का एक विस्तारित रूप होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या की जाती है बेटा? पेंटिंग की जाती है। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू या मॉनिटर? राइट आंसर करें। सेशन को लगातार सेशन को शेयर करें। 200 के पार लेकर के जाएं, 200 के पार, ठीक है। बिल्कुल बेटा, मेरी 2-3 दिन की एप्लीकेशन की क्लास रही है, उसको खत्म करके
फिर धमाल मचाएंगे, धमाल। ठीक है, पिंटू कुमार हैप्पी बर्थडे सर जी, बिल्कुल थैंक यू जी। सेशन को बेटा 200 के पार करा दो फटाफट से। चलो, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, या इसे कहेंगे मॉनिटर। ठीक है बेटा, पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में बात करूं, पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है मॉनिटर पर, जो मॉनिटर होता है ना उस पर जो, यहां पर बात करता हूं, जो कर्सर होता है, कर्सर को नियंत्रित करने का जो कार्य करता है ना, नियंत्रित करने का कार्य, उसे अपन किसके नाम से जानते हैं? बिल्कुल उसे माउस के नाम से जाना जाता है। जो मॉनिटर पर जो कर्सर आता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको रोकने का कार्य करता है, तो उसे किसके अंतर्गत बात करते हैं? हाँ, चलें अगला कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान है, इसे क्या कहते हैं? टाइपमेटिक प्रिंटिंग, इंपैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग, या लेजर प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। मुझे इसके बारे में मुझे जल्दी से आंसर करें। ठीक है, एक बात करता हूं, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान कार्य करता है। अब टाइपराइटर की तकनीक कैसी है? टाइपराइटर की तकनीक है कैसी? जहां पर एक रिबन होगा जिसमें स्याही होती है, एक रिबन होता है, स्याही होती है, और जिसके अंतर्गत कागज होता है। कागज टाइपराइटर की तकनीक के समान है प्रिंट करने के लिए। आपने टाइपराइटर देखा है जिसमें कागज लगाना पड़ता है, उसमें एक रिबन होती है और उसमें स्याही होती है, और तब उसके साथ क्या किया जाता है? निश्चित रूप से बिल्कुल यहां पर टाइप किया जाता है। उसे इंपैक्ट प्रिंटिंग कहते हैं। और इंपैक्ट प्रिंटिंग जो होता है ना, यह टंकड़ मशीन के समान होता है। किसके समान होता है बेटा? टंकड़ मशीन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बताना मुझे। चलें, ड्रम प्रिंटर क्या है? नाम से देखो, हम ड्रम प्रिंटर, ड्रम जो ड्रम के समान है। किसके समान है? ड्रम के समान। अब ड्रम के समान क्या होता है वो देखें आप। आपने देखा होगा जो फोटोकॉपी की मशीन होती है ना, तो आपने कभी भी देखना उस पर एक गोल गोल ड्रम के समान, जैसा बेलन होता है ना, बेलन उसके समान घूमता है। गोल गोल कैसा घूमता है? बेलन के समान घूमता है, और निश्चित रूप से वह क्या करता जाता है? एक बार में शब्दों को प्रिंट करता हुआ चला जाता है। तो उसे बोलते हैं करेक्टर प्रिंटिंग, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, या इसे ग्राफिक प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है ड्रम प्रिंटर जो होता है ना, वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। इसे कहा जाता है करेक्टर प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। और करेक्टर प्रिंटिंग जो होता है ना, यह केवल शब्दों को टाइप करता है। किसको टाइप करता है बेटा? केवल शब्दों को। करेक्टर मतलब होता है शब्द, करेक्टर का मतलब होता है शब्द। ठीक है, चलो अगले प्रश्न के बारे में। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो अगले प्रश्न के अंतर्गत चलेंगे। यहां पर बिल्कुल ओके। किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छापा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, माइक्रोफिल्म, या फ्लॉपी? मुझे एक बात बताओ, आपने कहते हुए खूब सुना भी होगा हजारों दफे कि सर मुझे आपके नोट्स की हार्ड कॉपी मिल जाएगी क्या? आपके नोट्स की हार्ड कॉपी, सर मुझे आपके नोट्स मिल जाएंगे क्या? नोट्स तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, सर मुझे हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी का मतलब होता है रजिस्टर। रजिस्टर हार्ड कॉपी का मतलब होता है कागज जिस पर छपा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है? किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है हार्ड डिस्क, सॉफ्ट कॉपी, माइक्रोफिल्म, या फ्लॉपी? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। और आपके मोबाइल में जो पीडीएफ पड़ी है, आपके मोबाइल में जो पीपीटी पड़ी है ना, उसे किसके नाम से जाना जाता है? ठीक है, ओके, हाँ, तो जो मोबाइल के अंतर्गत जो पीडीएफ पड़ी है उसे बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। और ये कौन सी होती है बेटा? बिल्कुल यहां पर इसे कहा जाता है हार्ड कॉपी। कौन सी? हार्ड कॉपी। चलेंगे अगले प्रश्न के बारे में। सीआरटी तकनीक आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। सीआरटी की आंतरिक जो परत है उसके अंतर्गत जो लेपित रहता है उसे किसके नाम से जाना जाता है? ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न के बारे में। सेशन को बेटा 200 के पार करो फटाफट तरीके से। कैल्शियम पदार्थ, फास्फोरस पदार्थ, क्रिस्टल पदार्थ, या आयरन ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर के बारे में बात करेंगे अपन। सीआरटी के अंतर्गत जो सीआरटी होता है ना, कंप्यूटर के अंतर्गत जो एक हार्डवेयर उपकरण है। ठीक है, बिल्कुल ओके। इस प्रश्न के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इसका राइट आंसर आप मुझे करें जल्दी से। इसका आंसर से मुझे अवगत करा देंगे फटाफट तरीके से। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करें
और बिल्कुल यहां पर मैं बात करूंगा सीआरटी की जो आंतरिक परत होती है वो किसकी बनी होती है बेटा, यहां पर मैं बात करूं वो है किसकी होती है, बिल्कुल कैल्शियम पदार्थ की नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, फास्फोरस की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फास्फोरस की बनी होती है। किसकी, फास्फोरस की। ठीक है, चले अगले प्रश्न के बारे में बताना मुझे। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षकों के लिए क्या आवश्यक है, बताओ मुझे। यह आपका प्रश्न है, निश्चित रूप से किससे संबंधित, आपके शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित प्रश्न है। इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, ओके। निवेदन है बेटा, मैंने आईसीटी की क्लास लगा दो बेटा, मैंने सुन लिया, एक बार में देख लिया। आपको मैं एक चीज बता देता हूं यहां पर फटाफट तरीके से, अच्छी तरीके से एक बात बता देता हूं। चलेंगे यहां पर बड़े बड़े आदमी आ गए और इस क्लास के अंतर्गत तो बड़े बड़े लोग आ गए इस क्लास में, क्या बात है। बिल्कुल 6 से 8 तक की कक्षा, प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक टीचर होगा, एक मास्टर होगा 6 से 8 तक के लिए। निम्न में से एक एक शिक्षक होंगे, गणित का होगा, विज्ञान का होगा, सामाजिक अध्ययन और एक भाषा का। प्रत्येक कक्षा के अंतर्गत 35 पर एक टीचर होगा। बिल्कुल मैंने कहा 35:1 है 6 से 8 तक के लिए, और 1 से 5 तक के लिए कितना है, बिल्कुल यहां पर 30:1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज परफेक्ट आंसर, कतई मजबूत आंसर है, पढ़ लो। मतलब प्रत्येक कक्षा के लिए एक टीचर होगा। यहां पर आपको बता देता हूं गणित का, विज्ञान का, सामाजिक ज्ञान और भाषा के अलग अलग टीचर होंगे, और 35 बच्चों पर एक टीचर होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न के बारे में बताना। आरटी एक्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कितने घंटे होते हैं, आपसे पूछा 1 से 5 तक। लड्डू ला लो, 1 से 5 तक के बारे में आप लोगों से कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो आपके निश्चित रूप से राइट आंसर के बारे में बात करूं तो आपका परफेक्ट आंसर मुझे आपका मिल जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहां पर बात करूं 600 घंटे, 700 घंटे, 800 घंटे या 1000 घंटे। तो मैं आप लोगों से बात करता हूं तो 1 से 5 तक के लिए 800 घंटे। कितने बेटा, 800 घंटे। 6 से 8 तक के लिए बच्चे को कितने घंटे पढ़ाया जाएगा पूरे सत्र में, 1000 घंटे। ठीक है, यदि मैं दिवस के बारे में बात करूं, एक सत्र में कितने दिवस बच्चे को पढ़ाए जाएंगे, तो 1 से 5 तक के लिए कितने हैं, बिल्कुल 200 कार्य दिवस। ठीक है, और यहां पर 6 से 8 तक के लिए बात करूं तो कितने हैं, 220 कार्य दिवस। और एक सप्ताह में टीचर को निश्चित रूप से कितना बच्चों को पढ़ाना होगा, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं, वो हैं 45 घंटे। बच्चा 45 घंटे। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करूंगा। चले, स्कूल के लिए 3 वर्षीय स्कूल योजना का निर्माण करने का दायित्व किसका है, प्रधानाध्यापक का, स्टाफ काउंसिल का, एसएमसी का और एसएमसी के अध्यक्ष का। चलो इसका राइट आंसर करो फटाफट से। इसमें मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जिसने मुझे इसका राइट आंसर कर दिया ना, मैं आपका फैन बन जाऊंगा, फैन, मेरे बच्चों का फैन बन जाऊंगा। आप इसमें 2 आंसर बता देना, 200। ओके, बिल्कुल जल्दी से आप मुझे इसका राइट आंसर करें। स्कूल के लिए 3 वर्षीय स्कूल योजना का निर्माण करने का दायित्व किसका है, एसएमसी, एसएमसी के अध्यक्ष का, बिल्कुल स्टाफ काउंसिल का, प्रधानाध्यापक का। अरे यार लड्डू लालो, फोड़ दो इसको बड़ा जल्दी से। आपके राइट आंसर से मैं कतई वाकिफ हूं, गजब। एसएमसी का है साहब, किसका है, एसएमसी के द्वारा 3 वर्षीय स्कूल योजना का क्या किया जाता है, बिल्कुल यहां पर निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, एसएमसी के द्वारा। ठीक है साहब, किसके द्वारा किया जाता है, एसएमसी के द्वारा। स्कूल के लिए 3 वर्षीय स्कूल योजना का निर्माण करने का दायित्व एसएमसी का। मैंने आपको एक बात बताता हूं, एसएमसी की जो बैठक होती है ना, आपको बताता हूं, एसएमसी की जो बैठक होती है वो हर 3 माह में होती है। आपको पता है, 3 माह के अंतर्गत। ओके, मुझे एक बात बताओ, एसएमसी की जो बैठक होती है 1 साल में कितनी बार होती है, 1 साल में कितनी बार, पूछा गया प्रश्न है, कितनी बार होती है। फोड़ दो यार, मजा आ जाए, आप इसका आंसर कर दो मुझे। सारे इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं ना, जो रैंक लेकर आते हैं, उन सबके कमेंट पर मैं क्या करूंगा, फोकस करूंगा। जल्दी से बता दें इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 3 माह में होती है, बहुत बढ़िया। चलो इसका राइट आंसर करो। सेशन को 200 के पार, अब किसी दिन सेशन 200 से नीचे नहीं जाएगा, इतनी खतरनाक क्लास लूंगा मैं, गजब की। बहुत बढ़िया। ओके, लक्ष्मी सैनी राजकुमारी 3, वेरी गुड। रुकम नायक 4। कंफ्यूज हो, कंफ्यूज इसलिए मैंने दिया ये प्रश्न। ओके, सारे इंटेलिजेंट बच्चे, कमेंट नहीं रोकना चाहिए किसी का भी, जल्दी से इसका राइट आंसर करें।
एक साल में 3 होती है तो निश्चित रूप से, सॉरी, एक यहां पर क्या होती है मैं आपको बताऊं, हर 3 महीने में एक बैठक होती है, तो साल में कितनी बैठक होती है? फोड़ो फोड़ो इस प्रश्न को। बहुत बढ़िया, ओके। रविशंकर शर्मा 4, चलो। ईश्वर मीणा 4, चलें। विनीता 4, बहुत बढ़िया, ओके। अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे, अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे फटाफट तरीके से। मुझे इसका राइट आंसर करें फटाफट। बिल्कुल, पुष्पा चौधरी जी, मैं बहुत कुछ करूंगा, आप वेट तो करो बेटा, वेट करो। आप सेशन को आप 200 के पार करा दो, मैं आपको अभी बता देता हूं। चलो, मैंने सबके कमेंट देखे, अब मेरी बात ध्यान से सुने आप अच्छी तरीके से। एसएमसी की 3 महीने में बैठक होती है साहब। कितने महीने में? 3 महीने में। एक बच्चे के कमेंट का इंतजार भी कर रहा था, शायद वो नहीं आया। 3 महीने के अंतर्गत इसकी बैठकें होती हैं बेटा 1 वर्ष में 3 बार। 1 वर्ष में 3 बार। सर, 1 साल में 12 महीना हुए और तुम 3 बैठक कर रहे हो, कुछ समझ से आउट ऑफ बाहर कर रहे हो ना कुछ बातें। 1 साल में मतलब 3 महीने में 1 बैठक होगी, तो 12 महीने में 4 नहीं होगी क्या? आप कह रहे हो सर 3 महीने में। अरे बेटा लड्डू लाल, ये जो बैठक स्टार्ट होती है ना, वो जुलाई से होती है। जुलाई से लेकर के अप्रैल माह तक, जुलाई से लेकर के अप्रैल माह तक, ठीक है। बाद में बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, और बाद में जब छुट्टियां हो जाती है तो केवल कितनी बैठकें होती है बेटा? 3 बैठक होती है। ऑप्शन नंबर 3। चलें, ओके। चलो मुझे, ओके, जुलाई से मार्च तक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो रहे आप लोग, बहुत बढ़िया। सेशन को 200 के पार खींच करके लेकर के जाओ, बहुत बढ़िया। अगली प्रश्न के अंतर्गत, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किसके अंतर्गत मापा जाता है? ठीक है, हर्ट्ज में, ओके, डॉट्स पर इंच, बिट्स पर सेकंड, या वॉट के अंतर्गत? मुझे इसका राइट आंसर करें फटाफट तरीके से, गजब से आंसर करके बताएं, ठीक है। अच्छा, गर्मी की छुट्टी भूल गए सर, एम के मीणा जी। बेटा दिमाग दौड़ा करो, अपने आप को एनर्जेटिक बनाओ, आप दिखाओ कि हम ऐसे ही जन्म नहीं लिया, हम ताकतवर आदमी हैं यार, ठीक है। हम ऐसी थोड़ी है, जिस घर में हमने जिस मम्मी पापा के यहाँ जन्म लिया है वो ऐसे ही नहीं है, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। अच्छा, मम्मी पापा कभी होता है क्या, कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते, वो बहुत विशेष आदमी होते हैं, उनके घर में हमने जन्म लिया है, तो हम ऐसे ही नहीं है। चलो इसका राइट आंसर करो। बिल्कुल, हर्ज, डॉट पर इंच, बिट्स पर सेकंड, या वाट? मैं आपका आंसर देखूंगा बेटा। यहां पर बीपीएस के अंतर्गत, बीपीएस का मतलब होता है बिट्स पर सेकंड। यहां पर नेटवर्क जो में डाटा ट्रांसफर की जो गति को मापा जाता है ना, वो किसके अंतर्गत मापा जाता है? बिट्स पर सेकंड के अंतर्गत मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में मुझे बताना, निम्न में से कौन सा लेबल जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है? जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताएगा। इसका राइट आंसर करो मुझे, बहुत बढ़िया तरीके से। चलेंगे, एक इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं, इनबॉक्स, ठीक है, सेंड मेल, ड्राफ्ट, स्पैम। जल्दी से इसका राइट आंसर करेंगे। इनबॉक्स, सेंड मेल, ड्राफ्ट या स्पैम, जल्दी से बताएंगे। जीमेल में आने वाली जो मेल होते हैं उनको कहां पर डाला जाता है? वो सारे के सारे जो मेल होते हैं ना, वो कहां पर जाते हैं? आपके इनबॉक्स के अंतर्गत जाते हैं। जैसे आप मेल खोलोगे ना, तो वो आपके इनबॉक्स के अंतर्गत मिलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बिल्कुल 1 इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बताना मुझे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? इसको तो आप फोड़ ही दोगे। सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है बेटा? आईसीटी आपके लेवल फर्स्ट दोनों के अंतर्गत आएगा। मतलब मैं उस पार्ट पर चर्चा करता हूं जो आप दोनों के लिए है, लेवल 1 के लिए भी है, लेवल 2 के लिए भी है, दोनों पर डिस्कस करता हूं मैं। गूगल, फायरफॉक्स, फायरवॉल या एंटीवायरस? बेटा जो सर्च इंजन के बारे में बात करते हैं तो बेटा देखो, विंग जो होता है ना, विंग, इसे भी क्या कहते हैं? एक सर्च इंजन कहा जाता है, जो देश विदेश की खबरों को, सूचनाओं को, मूवी को, सॉन्ग को आप लोगों के साथ पहुंचाता है। ऐसे ही एक होता है आपका गूगल। क्या होता है बेटा? निश्चित रूप से इसे किसके नाम से जाना जाता है? गूगल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 1 इज करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, फिर आ गया, इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई का सही विकल्प कौन सा है? मैं अभी ये प्रश्न अभी जस्ट आया था, इंटरनेट की गति को किसके अंतर्गत मापा जाता है? इंटरनेट की गति को किसके अंतर्गत मापा जाता है? इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से करो आप। ओके, जल्दी से इसका करेंगे। बीपीएस, बिट पर सेकंड, केबीपीएस,
किलोबाइट पर सेकेंड, जीबीपीएस, ओके, यहां पर मैं बात करूंगा निश्चित रूप से गीगाबाइट पर सेकेंड। तो उपरोक्त सभी बेटा बीपीएस, केबीपीएस, जीबीपीएस यानी कि सभी के अंतर्गत इंटरनेट की गति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न के बारे में मुझे बताना चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन साइबर थ्रेट्स का प्रकार है? गजब का प्रश्न है, साइबर थ्रेट्स के बारे में पूछ रहा है। इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बताएंगे फटाफट तरीके से। साइबर थ्रेट्स के बारे में मुझे आंसर करें, आपका राइट आंसर क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन साइबर थ्रेट्स के अंतर्गत प्रकार है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, क्रोम, फायरबॉक्स, एज, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर और विंडो स्टोर, ओके, और एचटीटीपी, एचटीटीपीएस या एफटीपी। जल्दी आंसर करो इसका फटाफट तरीके से। सबसे पहले साइबर थ्रेट्स होते क्या हैं? साइबर थ्रेट्स का मतलब होता है ऐसे विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं जो आपको देखने में बिल्कुल सही लगती हैं कि यार ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत, आपके बिजनेस सेक्टर के अंतर्गत आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनको ये चुरा लेती हैं। क्या कर लेती हैं? चुरा लेती हैं। उन्हें कहा जाता है साइबर थ्रेट्स के नाम से जाना जाता है। मतलब साइबर रूप से धोखा, और ये धोखा होता है जिसे कहते हैं वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। चलो ओके, अगले प्रश्न के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए उसी अंदाज में रेडी हूं जिस अंदाज में आप मुझे जानते हैं। चलो, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे या थे? चलो, कौन से थे ये बता दो आप। प्रश्न इसी तरीके का था, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका राइट आंसर करेंगे। शिक्षा मंत्रालय बनाया गया था आपके एनपीई के अंतर्गत, बिल्कुल राष्ट्रीय जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी के अंतर्गत। नई एजुकेशन पॉलिसी में पहले एमएचआरडी मंत्रालय था, आपको पता है कौन सा था? एमएचआरडी मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 के अंतर्गत की गई थी। इसको भाई साहब 2020 के अंतर्गत क्या कर दिया गया? समाप्त, ठीक है साहब। अब उस समय जब शिक्षा मंत्रालय बना, तो शिक्षा मंत्रालय बनते समय उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? अनुराग ठाकुर, रमेश पोखरियाल निशंक, सुरेश प्रधान, या यहां पर कोई नहीं? बहुत बढ़िया, फोड़ दो इस प्रश्न का, जल्दी से आंसर कर दो मुझे, ठीक है। अच्छा, इसका राइट आंसर करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। यदि मैं आपसे इस प्रश्न के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूं तो एक चीज आप लोगों की बिल्कुल क्लियर है, यहां पर रमेश पोखरियाल निशंक को क्या बनाया गया था उस समय? ये रमेश पोखरियाल निशंक अंतिम एमएचआरडी मंत्री हैं, ध्यान रख लेना, अंतिम मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। और फिर शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया, तो जैसे ही शिक्षा मंत्रालय बनाया ये कौन बन गए? शिक्षा मंत्री बन गए। आप मुझे कमेंट करके भी बता दो कि वर्तमान समय में सेंट्रल में शिक्षा मंत्री कौन है? फोड़ दो फोड़, सेंट्रल में शिक्षा मंत्री कौन है अब वर्तमान समय में? मतलब उस समय तो कौन थे ये? बिल्कुल यहां पर निशंक थे, ओके, बिल्कुल रमेश पोखरियाल निशंक। मुझे यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं तो चलेंगे अगले प्रश्न के बारे में फटाफट तरीके से। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस, हर उस प्रश्न पर चर्चा करूंगा जो आपको बीट कर सकता है। पूरा दिमाग लगाता हूं प्रश्न के अंतर्गत, हर उस प्रश्न पर बात करूंगा। यहां पर धर्मेंद्र प्रधान है, गजब, ओके, रामचरण जी बहुत बढ़िया। एक एक बच्चे बिल्कुल कमेंट किया करो, एनर्जेटिक रहा करो, सक्रिय रहा करो, निर्मितवादी बनो, मास्टर बन जाओगे तो भी निर्मितवादी बनो, बिल्कुल एग्रेसिव रहा करो पढ़ने के दौरान। जितने एग्रेसिव रहोगे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां परफेक्ट आंसर क्या है? 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल यहां पर 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं फटाफट तरीके से। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक कक्षा 3 से, यानी कि 3 से लेकर के 18 वर्ष तक, जो 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2032,
वर्ष 2025, वर्ष 2030 और वर्ष 2022? छोड़ दो इस प्रश्न को, जल्दी से फटाफट तरीके से राइट आंसर मुझे बता दो। चलें इसका राइट आंसर करेंगे मुझे जल्दी से। देखो बेटा, मैं आप लोगों को बता ही देता हूं, हालांकि कुछ जो स्टूडेंट हैं वो भी आप लोगों से मिलना चाह रहे थे, वो आना भी चाह रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं। वास्तव में आपका 2 मिनट का समय लूंगा। मैं क्लासेज के बारे में सबसे पहले बताऊं। क्लासेज, मैं आप लोगों को शिक्षा, ध्यान से सुने, पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना उसके बारे में आपको डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ा सा आप देख लें मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको, कोई कहीं नहीं जाएगा, एंड तक बना रहेगा। कुछ नए लोगों से भी मैं आपको मिलाने वाला हूं, थोड़ा सा देखें। क्लास के बारे में बात करता हूं। आप लोगों का मैं मॉडल पेपर लेकर के आ रहा था, ठीक है। मॉडल पेपर के साथ साथ मैं जल्द आपके लिए एक और लाइव क्लास आपके लिए अवेलेबल कराने वाला हूं, ठीक है, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप ध्यान रख लेना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, मैं आपका शिक्षा मनोविज्ञान वाला पार्ट्स पढ़ाता हूं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान सबको बता देता हूं, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, बिल्कुल हारने नहीं दूंगा। शैक्षिक परिदृश्य, थोड़ा सा ध्यान दें, शैक्षिक परिदृश्य, इस पर भी क्या करूंगा, चर्चा, ठीक है। बिल्कुल आपका आईसीटी वाला पार्ट है, आपका आरटीई वाला पार्ट है, और आपका टीचिंग मेथड, और साथ में मैं मॉडल पेपर भी देता हूं, 50 मॉडल पेपर। इनकी थ्योरी भी एप्लीकेशन के अंतर्गत है, टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन में है। सेशन को एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करें, चूंकि एक खुशी का मौका होने के कारण मैं आपको बहुत चीजें चेंजेस करूंगा। पहले सिलटाता हूं मैं एप्लीकेशन की 5-7 क्लासेस को, फिर मैं पूरी तरीके से इस पर बहुत अच्छी तरीके से उतर जाऊंगा। ध्यान दें, मैं आपको बता देता हूं, मुझे आप बताओ कंप्लीट थ्योरी जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आईसीटी, आरटीएफ और टीचिंग मेथड, और उसके साथ 50 मॉडल पेपर, ठीक है। आज भाई साहब आप लोगों को मैं सही बता रहा हूं, मुझे ऑनलाइन से कोई मुझे पैसा कमाने का मेरा 1% उद्देश्य नहीं हो। यदि विश्वास करते हो तो मान लेना, विश्वास नहीं है तो मत मानना। लेकिन फिर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करता हूं, सेशन को शेयर करें। एक चीज बता देता हूं आप लोगों के लिए, मैं यह जो आपका एक बहुत एप्लीकेशन का जो कॉस्ट है, एक लागत मूल्य, उस पर मैं आपको ये सारी चीजें पूरी कंप्लीट थ्योरी, मतलब टेस्ट सीरीज के साथ थ्योरी दे रहा हूं। थ्योरी के साथ टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा, टेस्ट सीरीज के साथ थ्योरी दे रहा हूं, ठीक है। और आपको ये 199 रुपए के अंतर्गत मिल जाएगी 199 में। कब से? आज रात के 10 बजे से लेकर के कल यानी कि 12 तारीख को रात को 12 बजे तक। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। ये इसके जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये 2500 क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे रिवीजन करने के लिए। बहुत मेहनत से तैयार हो रहे हैं ये प्रश्न, ठीक है। इसलिए आप देख लें, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक तो ये टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल मैं आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहता हूं इस बिंदु पर, क्योंकि मैं थ्योरी पर बहुत अच्छे से काम करता हूं। ये कंप्लीट जो है ना भाई साहब, ये आपको कल रात 12 बजे तक, ठीक है, 199 में मिल जाएगा। आप जो 600 रुपए रेट लगी हुई है, जो आपको मैं मात्र 200 रुपए के अंतर्गत आप इसको ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट कर दें। मतलब टेस्ट सीरीज के साथ साथ थ्योरी है। और ये कितना परसेंट बन रहा है आपके टोटल, उसका 93% ऑफ है। कितना है बेटा? 93% ऑफ, ठीक है। हाँ, आप मुझे कुछ भी कह लो, इससे ज्यादा संभव नहीं हो पाया। जैसा टीम ने बोला, मैंने कहा कि और भी कुछ हो जाए, और भी, केवल एक लागत मूल्य था। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो 93% ऑफ है रेट का। इसमें थ्योरी प्लस टेस्ट सीरीज है। आज 11 जनवरी एक बर्थडे ऑफर पर 10 बजे से लेकर के आपको 12 बजे तक ये आपको मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लें, अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। मैं आप लोगों को कहां पर चल रहा था, कुछ क्वेश्चंस के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे थे। ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल आपसे बात करूंगा, 3rd। कौन सा हो गया? 3rd इज करेक्ट आंसर, वर्ष 2030 तक। चलें अगले प्रश्न के बारे में सेशन को शेयर करते जाएंगे, ठीक है। चलें, अलग से थ्योरी नहीं है क्या? अच्छा, तो आप कहना चाहते हो अलग से थ्योरी चाहिए आपको, ठीक है। मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग देखें थोड़ा सा, जो भी आपको कोर्स चाहिए 199 में ले लेना सारा। आज आपको आज 10 बजे से लेकर के कल 12 बजे तक, ठीक है। ये थ्योरी लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो, एप्लीकेशन में जैसे ही जाओगे 199 से ज्यादा आपको कोई कोर्स नहीं मिलेगा, कोई कोर्स नहीं मिलेगा। ज्वाइन कर लेना, पढ़ लेना, बस जीत जाओ जंग। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? मुझे इसका राइट आंसर करें जल्दी से। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा ठीक है।
चलो इसका राइट आंसर करें, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और ज्वाइन होकर के बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आपको करना क्या है, जितने भी सारे बच्चे, मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, जो आपके कोई मतलब बहन है, आपकी मैं कह सकता हूं कोई भाभी जी हैं, आपकी कोई पड़ोसी अड़ोसी, आपका मित्र है, रिश्तेदार है, कोई भी है, उस सबको आप इसे शेयर कर दें कि बेटा ले ले, केवल रात के 12 बजे तक है, ठीक है। फिर शायद मैं आपको कुछ कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, पता नहीं, लेकिन आपको बता देता हूं कल 12 बजे तक, यानी कि आज 10 बजे आपको यह कोर्स मिल जाएगा, कल रात्रि 12 बजे तक अपने जितने भी शुभ चिंतक हैं, जैसे कि कोई किसी की भाभी तैयारी कर रही है, किसी की ननद तैयारी कर रही है, किसी की सिस्टर तैयारी कर रही है, किसी का कोई भांजा तैयारी कर रहा है, कोई भी तैयारी कर रहा है, उन सबको बता दें। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई, मुझे इसका राइट आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो चलाया गया था ना बेटा, वो 1990 में नहीं, 1986 के अंतर्गत चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1986 में, ठीक है। कब चलाया गया था बेटा? 1986 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलो, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य हैं? 2020 के उद्देश्य चले मुझे बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, मुझे इसका राइट आंसर करें और फटाफट तरीके से मुझे अपने आंसर से अवगत करा दें। कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य हैं? 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का विकास करना, पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा के अंतर्गत वापस लाना, या उपरोक्त सभी। आंसर करो मुझे इसका। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं बात करूंगा अगले प्रश्न के बारे में। बेटा थ्योरी भी अलग से मिलेगी, थ्योरी अलग से ले सकते हो, टेस्ट सीरीज अलग से ले सकते हो, थ्योरी और टेस्ट सीरीज कुछ भी ले सकते हो, 199 में ले लेना आप, ठीक है। 199 के अंतर्गत आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक जो स्कूली शिक्षा है ना, मतलब ग्रॉस, यहां पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि देश का एक एक बच्चे को हम शिक्षा से जोड़ लेंगे 100%। ये कौन सा हो गया? 2030 तक। पूर्व विद्यालय से माध्यमिक कक्षा तक शिक्षा का किया जाएगा सार्वभौमिकरण, प्रत्येक बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा, और स्कूली बच्चों में से जितने भी 2 करोड़ बच्चे हैं जो विद्यालय के अंतर्गत ड्रॉप आउट हैं, उनको जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न बताओ मुझे, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? कितनी आयु से कितनी आयु तक? 4 से लेकर के 18 वर्ष तक, 3 से लेकर के 18 वर्ष तक, 3 से लेकर के 19 वर्ष तक और 4 से लेकर के 19 वर्ष तक। मुझे नहीं लगता इस प्रश्न को आपको गलत करने में आपको कहीं दिक्कत आएगी। हाँ, तो इसके बारे में आप लोग मुझे जल्दी से बताएंगे। यहां पर 4 से लेकर के 18, 3 से लेकर के 18, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। 3 से लेकर के 18 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा? निश्चित रूप से शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। बहुत गजब का प्रश्न है, नाइस प्रश्न। अच्छा, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। प्रश्न था कि जो स्कूली शिक्षा है ना, उसका जो किया गया है GER, ओके, ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है, स्कूली शिक्षा का कितना किया गया है बेटा? स्कूली शिक्षा का किया गया है 100%, ठीक है। अच्छा बताना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा का GER कितना किया गया है? GER कितना किया गया है? इसका राइट आंसर करके बताओ। कहां से लेना पड़ेगा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जहां वीडियो देख रहे हो ना उसके नीचे आप जाओगे, अबाउट पर क्लिक कर सकते हो, वहां पर जाकर के आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, ज्वाइन कर लें और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने मित्र रिश्तेदार सगे संबंधी को सबको बता दें, ठीक है। कल तक ही रहेगा, ठीक है, चलेंगे। GECI HET, इसका आंसर करें और इसका भी करें। उच्च शिक्षा में GER कितना करने का निर्धारित किया गया है? बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करें। GER, वेरी गुड। खुशी प्रताप सिंह जी, राम मीणा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर करके मुझे बात करेंगे। बिल्कुल बेटा, 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में कितना है? जो वर्तमान के अंतर्गत है बेटा 26.3%, 26.3% है, उसको कितना रखने का रखा गया है? 50%। और प्रश्न पूछता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत विदेशी भाषा सीखने की क्या दी जाएगी? सुविधा दी जाएगी। कौन सी कक्षा से?
विदेशी भाषा कौन सी कक्षा से सिखाई जाएगी? मुझे बता दो ला यार, आज मैं बहुत मूड में हूं, आज बहुत बुरी तरीके से। मुझे आप राइट आंसर कर दें, कौन सी कक्षा से, बता दो ला। बेटा वो 6% भूल चूक है ना लड्डू लाल, वो जीडीपी है। हम टोटल देश पर जो खर्चा करेंगे ना उसका 6%, उसका जीडीपी का 6% खर्चा शिक्षा पर किया जाएगा। ठीक है, गलत ना करें, 6% खर्चा किया जाएगा। अगला प्रश्न मेरा, कौन सी कक्षा से विदेशी भाषा सीखने की बच्चों को परमिशन दी जाएगी? अरे कहां गए सारे बच्चे, फोड़ दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कक्षा 9 से, 6वीं से नहीं अंशिका मीणा जी, बिल्कुल कक्षा 9 से। कक्षा 6 से तो व्यावसायिक शिक्षा जो वोकेशनल एजुकेशन है, कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षा। कौन सी बच्चा? व्यावसायिक शिक्षा। चलेंगे अगले प्रश्न के बारे में, और अगले प्रश्न के बारे में मुझे जल्दी से आंसर करके बता दो। राजस्थान में SIQE के अंतर्गत CEE में पहला योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? भाई राजस्थान के अंतर्गत SIQE जो है ना, इसमें जो पहला योगात्मक मूल्यांकन है, मैं आपसे बात करूं, राजस्थान में रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होता। राजस्थान के अंतर्गत केवल योगात्मक मूल्यांकन होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। और ये कब होता है स्टार्ट? अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, जनवरी। बताओ इसका राइट आंसर, दिमाग लगाना पूरा, एक एक प्रश्न के बारे में खोल खोल करके अपन बात करेंगे। इसका राइट आंसर बात करें, यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो देखेंगे यहां पर जो पहला ऐसे वन पूछ रहा है, ऐसे वन जो होता है ना बेटा, वो पहला सत्र के अंतर्गत पहला ऐसे वन होगा सितंबर में, और कितने सिलेबस का होगा? 45% का। कितने परसेंट का? 45%। जो दूसरा योगात्मक मूल्यांकन होगा सत्र में, सेकंड, वो जनवरी के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा? जनवरी में। और वो कितना है? 40% बेटा। कितना? 40%। और जो ऐसे थर्ड होगा, ऐसे थर्ड, वो होगा भाई साहब कब? निश्चित रूप से अप्रैल में। और वो कब? कुल सिलेबस का कितना होगा? 15%। आप देख लो, टोटल 100% हो गया। कितना हो गया? 100%। तो क्या हो गया यहां पर? राइट आंसर किस पर जाओगे आप? निश्चित रूप से आपसे बात करूंगा तो राइट आंसर कौन सा है? सितंबर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बताना। SIQ के अंतर्गत गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए कक्ष का निर्माण किया जाता है। 1 से 5 तक ABL कक्ष, लहर कक्ष, दोनों इनमें से कोई नहीं। बता दो ला यार, इंटेलिजेंट होना तो इंटेलिजेंसी दिखाया करो अपनी, कि हाँ सर देखो हम इसका राइट आंसर कर रहे हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर करो मुझे फटाफट तरीके से। और जिन्होंने एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, वो सारे के सारे बच्चे इंस्टॉल कर लें यार, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, इसलिए जरूरी भी है। इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। SIQE के अंतर्गत गतिविधि आधारित शिक्षा देनी है बच्चे को, तो कौन सा कक्ष बनाया जाता है? दोनों, ABL कक्ष, लहर कक्ष, दोनों। बेटा कक्षा 5 के लिए, कक्षा 5 तक के लिए बनाया जाता है लहर कक्ष बनाया जाता है। कक्षा 5 के लिए कौन सा? लहर कक्ष। और ABL कक्ष बनाया जाता है कक्षा 1 और 2 के लिए, मतलब 2 तक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल यहां पर ओके, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, फटाफट से बताना। चले बताओ मुझे, सत्र के प्रारंभ में बच्चों के शैक्षिक सत्र को जानने के लिए आधार रेखा मूल्यांकन कौन सी कक्षा से प्रारंभ होगा? आधार रेखा मूल्यांकन। सर ये आधार रेखा मूल्यांकन क्या है? आधार रेखा मूल्यांकन है क्या? आधार रेखा मूल्यांकन है क्या? इसके बारे में मुझे जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। कक्षा 1 से, कक्षा 2 से, कक्षा 3 से, कक्षा 4 से। राइट आंसर के बारे में मुझे जल्दी से परफेक्ट आंसर के बारे में बताओ, और अपने आंसर से मुझे बिल्कुल यहां पर अच्छी तरीके से अवगत करा दो, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलेंगे इस प्रश्न के बारे में। बिल्कुल, सत्र के प्रारंभ में बच्चों के शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए आधार रेखा मूल्यांकन का मतलब है आपसे बच्चे से क्या किया जाता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बच्चा प्रश्न का जवाब देता है उसे उसी कक्षा में रख लिया जाता है, जो जवाब नहीं देता उसे छोटी कक्षा में डाल दिया जाता है। और यह आधार रेखा मूल्यांकन होता है कक्षा 2 से। किससे होता है? कक्षा 2 से। मतलब आधार रेखा मूल्यांकन कक्षा 2 से होता है। इसमें बच्चे से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो जवाब दे देते हैं उनको 2 कक्षा में रख लिया जाता है, जो जवाब नहीं देते उसे पहली कक्षा में डाल दिया जाता है। क्यों? इनको अलग से पढ़ाया जाता है पहली कक्षा में, जिससे वो दूसरी कक्षा के बराबर आ सकें।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 2 इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में बताना मुझे। SIQE का संचालन कितने स्तरों में होता है? SIQE का संचालन कितने स्तरों के अंतर्गत होता है? यहां पर 2, 3, 4 और बिल्कुल यहां पर बात करूंगा 5। SIQE के अंतर्गत SI जो QE है इसका संचालन कितने स्तर के अंतर्गत होता है? ठीक है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। ठीक है, बिल्कुल आपसे बात करूं तो देखेंगे SIQE का संचालन जो किया जाता है ना बेटा, ये 3 स्तरों के अंतर्गत होता है। कितने स्तर? SA1, SA2 और SA3। ठीक है, SA1, SA2 और SA3। SA1, SA2 और SA3। SA1 के अंतर्गत कब होता है बेटा? ये सितंबर में। कब? सितंबर में। टोटल सिलेबस का 45%। SA2 होता है, ये होता है भाई साहब आपके अंतर्गत जनवरी में। कब? जनवरी में। टोटल सिलेबस का कितना है? 40%। ठीक है, और SA3 होता है 15%। टोटल सिलेबस का कितना होता है? ये होता है भाई साहब आपके अप्रैल के अंतर्गत टोटल सिलेबस का 15%। एक चीज आपको क्लियर करूं क्या मैं? 100% एक चीज आपको बता देता हूं मैं, जो SA1, SA2 और SA3 के अंतर्गत जो सिलेबस होता है ना, टेस्ट जो होते हैं उसमें सिलेबस को रिपीट नहीं किया जाता। रिपीट नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बिल्कुल यहां पर कितने चरणों के अंतर्गत होता है? बिल्कुल यहां पर ये आपसे पूछ रहा है ना, चरणों के अंतर्गत कितने स्तरों में होता है। और स्तर तो 2 हो गए, लेकिन यहां पर चरण कितने होते? 3। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 स्तर। 2 स्तर कौन कौन से? एक तो यहां पर होती है परिचालन समिति, ठीक है, जो राज्य स्तर पर होगी, और एक होती है जिला स्तर पर। किस पर? जिला स्तर पर। ठीक है, तो संचालन जो होता है वो 2 स्तर पर होता है। चरण कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। योगात्मक परीक्षण एक सत्र के कुल कितना होता है? योगात्मक, क्योंकि देखो मैं बात करूं आपसे, SIQE का निर्माण किया जाता है ना, SIQE का संचालन राजस्थान के अंतर्गत 2015-16 से किया गया। कब से? 2015-16 से। इसके अंतर्गत केवल योगात्मक मूल्यांकन होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। क्या होता है? समेटिव असेसमेंट। और ये समेटिव असेसमेंट जो होता है ना, टोटल 100% अंकों का होता है, 100% अंकों का होता है। ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। चलें अगले प्रश्न के बारे में आपसे बात करूंगा। चलेंगे, राजस्थान में CCE के अंतर्गत कितने परीक्षण आयोजित होते हैं? इसका आंसर कितने परीक्षण? वो होते हैं 3। ठीक है, SA1, SA2 और SA3। ठीक है, कितने हो गए? 3 परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न के बारे में आप लोगों से बात करूंगा फटाफट तरीके से। स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत एक शिक्षक प्रतिदिन कितने बच्चों के साथ फोन पर मीटिंग करता है? एक शिक्षक कितने, स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत एक शिक्षक जो होता है प्रतिदिन कितने विद्यार्थियों से फोन पर बात करता है, फीडबैक लेता है? मैंने कहा स्माइल जो प्रोग्राम होता है ना, ये स्माइल प्रोग्राम बेटा 3 चरणों में होगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में। जो स्माइल 1 होता है ना, स्माइल 1 के अंतर्गत, स्माइल 2.0, स्माइल 3.0, स्माइल 1 के अंतर्गत टीचर जो होता है ना, क्योंकि ये कब चला था? ये कोविड-19 के अंतर्गत चला था, कोविड-19 के अंतर्गत। ठीक है, तो कोविड-19 के अंतर्गत मैं बात करूं तो आप लोगों से डिस्कस करूंगा यहां पर। तो यह टीचर जो होता था वो फोन पे बातचीत करता था कितने विद्यार्थियों से? 3 विद्यार्थियों से। ठीक है, कितने विद्यार्थियों से करता था? 3 विद्यार्थियों से। ठीक है, ये क्वेश्चन थे 50। मैंने आप लोगों को कोर्स के बारे में बता दिया। आज मेरे बर्थडे के इस उपलक्ष्य के अंतर्गत आपको 93% ऑफ के साथ आपको 199 के अंतर्गत सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। आप ज्वाइन कर लेना क्लासेस को। आप जिन लोगों से मिलना चाहते थे ना, मैं आप लोगों को बता देता हूं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और मेरे साथी अध्यापक भी हैं। साथी अध्यापक कौन है उनके बारे में आप जानते भी हो, कौन कौन से हैं। वो इस खुशी के मौके पर मेरे साथ शामिल हुए हैं। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आप लोगों को जरूर उनसे मिलाऊंगा। ठीक है, ओके, आप लोग कहीं मत जाइएगा। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा सर को, जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो उस सर को, है ना, और काफ़ी लंबे समय तक मुझे और उन सर को आपने देखा है साथ में। तो आप कहीं मत जाइएगा। सारे बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर करके जल्दी से मेरे साथ आ जाएं। मैंने कहा कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। आप सर के बारे में सारे के सारे कयास लगाओ, कौन से सर हो सकते हैं, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। हाँ,
बताओ जल्दी से कौन से सर हो सकते हैं? लवकुश जी से भी मिलाओ ना सर। लवकुश जी से भी मिला दो सर। आप जल्दी से सेशन को शेयर करो। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ काफ़ी मेरे फ्रेंड्स, मैं कह सकता हूं कुछ स्टूडेंट्स भी हैं इस खुशी के मौके पर, ठीक है। और जल्दी से बताओ सारे बच्चे कि कौन से सर हो सकते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुरंत प्रभाव से। मैंने आप लोगों को कोर्स के बारे में कंप्लीट बता दिया। टेस्ट सीरीज है, जो भी आप एप्लीकेशन के अंतर्गत परचेज करना चाहते हैं ना, वो 199 के अंतर्गत है। कल रात 12 बजे तक, आज 10 बजे से लेकर के, ठीक है। बिल्कुल सर, आ जाओ आप। वो आपको नाम भी आने लग गए आपके। देखो, मुझे बड़ा मैं हर्ष का विषय है मेरे लिए कि काफी लोग स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं यहाँ पर। आप जैसे छोटे बच्चे भी हैं जो लगातार आप लोगों के इस सेशन को देख भी रहे हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल, आप लोगों का कयास बिल्कुल सही है। सुरेश सर के साथ साथ एक और महान टीचर हैं। बताओ कौन है? सुदामा सर। आ जाओ। तो बिल्कुल मैं वेलकम करूंगा सर का कि इस खुशी के मौके पर वो यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो आप 2 मिनट सर से बात करें। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वास्तव में कि इस खुशी के मौके पर सर यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ स्टूडियो के अंतर्गत आए हैं, ठीक है। आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, मस्त रहें। सर आपको कुछ बातें बताएंगे। लव यू सर जी। हेलो साथियों, कैसे हो? और काफ़ी दिन बाद अपनी मुलाकात हो रही है। और आप सबसे पहले तो सर को जन्मदिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। और आप भी, बहुत सारे लोग जो है वो हैप्पी बर्थडे भी बोल रहे हैं। तो अभी सर का यहाँ पर बर्थडे मनाया जाएगा, एक केक कटिंग होगी, है ना। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि आप लोग कैसे हैं? बहुत दिनों बाद लाइव मुलाकात हो रही है तो हाँ, अच्छा, सुरेश के नाम से भी काफ़ी लोग वायरल हो रहे हैं। जो बात बोल रहे हो ना, वो नहीं है सुरेश सर है ये, और ये अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं। ये केवल बच्चों का भला चाहते हैं, हाँ, बुरा कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मैं इनके नस नस से परिचित हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया हैं। काफ़ी लोग, वही बच्चे जो पुराने बच्चे लग रहे हैं सर, रुकमान नायक, है ना, भूपेंद्र, आरती वर्मा। अच्छा, आपकी पढ़ाई सबकी कैसी चल रही है? हाँ, बिल्कुल। तो सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, बहुत शानदार। और अब दिन और रात दोनों एक करके सर आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और इस बार सर का टारगेट है कि सर के लगभग सारी जो सभी बच्चे हैं वो इस 3rd ग्रेड के अंदर सेलेक्ट हों। तो सर इसी 3rd ग्रेड को टारगेट करते हुए अभी आपके लिए डेली क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सर की क्लास को शेयर करते रहेगा, सर का मोटिवेशन बढ़ाएगा। सर ने अभी शुरू किया है और आप लोगों का बहुत प्यार मिला है कि बहुत ही कम समय में आपने इसको 7000 पहुंचा दिया है। उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी ही इसको 10,000 तक पहुंचा देंगे। और सर, जैसे कि आपको पता है कि सर कितने मेहनती है, और इसी प्रकार से ये आपके साथ मिलकर मेहनत करते रहेंगे और कर रहे हैं। और भी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिलेगा जब आप इनकी सभी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो अब हम अपने साथी को ही बुलाएंगे, श्री सुदामा सर। वो भी आपके सामने मिलने वाले हैं आपसे। और केक, बिल्कुल आपको भी केक खिलाएंगे सर। केक का ज़्यादा बोल रहे हैं बच्चे, केक बिल्कुल आपको भी खिलाएंगे, है ना। आप में से भी कुछ बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, आप में से ही जो आप रोज़ यहाँ पर पढ़ते हैं, उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट, हमारे प्रिय विद्यार्थी भी आए हुए हैं। तो वो केक अगर अभी खाएंगे तो आप भी सोच लेना कि हमारे को भी केक मिल रहा है, तो आपको भी मिलेगा, है ना। तो आइए सर, लो सर। अच्छा, वो कितना अच्छा। सर एक बार रिजल्ट बता दें एक बार। आज के टेस्ट का जो रिजल्ट है ना, वो बच्चे बोल रहे हैं कि आज का रिजल्ट सुरेश सर सुना देंगे, और रिजल्ट भी खतरनाक लेवल का है सर। एक बार मैं आपको सर दे देता हूं पैनल, और आपको दे देता हूं पेन। और सर ये आप बच्चों की जो इच्छा है ना, आज अपन सारी इच्छा इनकी पूरी करेंगे। आप एक बार सर इनके रिजल्ट आउट ऑफ 50 हैं, 50 में से हैं सर, 50 क्वेश्चन है। एक बार सर इनका आज का टेस्ट का रिजल्ट सुना दो आप। तो प्यारे साथियों, जो फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है वो है भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, इन्होंने सर 50 में से 50, क्या बात है भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया है। 50 में से 50 सही हुए इनके। इनका प्रथम स्थान है, पहला स्थान है ना। बहुत बहुत और मान लीजिए इस बार आपका फाइनल है, मानना क्या है सर, फाइनल सिलेक्शन है आपका, ठीक है। उसके बाद में जया, लड़कियां भी कम नहीं रहती है सर। इन्होंने 45 क्वेश्चन सही किए हैं
और उसके बाद में है फिजा खान। फिजा लड़की एक लड़का है? लड़की है सर, लड़की है क्या? है। ओहो, इनके भी शायद इन्होंने पहले एक पहला स्थान भी प्राप्त किया है। हाँ सर, एक बार किया था, मैं आपको बता रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, 42 क्वेश्चंस इनके सही हुए हैं। और उसके बाद में है प्रकाश। उसके बाद प्रकाश है, प्रकाश के 35 क्वेश्चन सही हुए। प्रकाश आपका भी स्कोर बहुत अच्छा है। उसके बाद है मोहम्मद इमरान। इमरान जी आपका भी स्कोर अच्छा रहा है, 35 है आपका भी स्कोर 35 है। उसके बाद में सोनिया आपका स्कोर है 33। सोनिया का स्कोर है 33। उसके बाद में है राजू कुशवा। आपका स्कोर जो रहा है वो है 33। और लास्ट जो है सर वो है शीतल अरोड़ा। आपका स्कोर रहा है 32। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। और भूपेंद्र आपने तो बहुत कमाल कर दिया है, 50 में से 50, है ना। तो आप भी और भी जिनके कमेंट आ रहे हैं, आपका भी नाम यहाँ पर आए, इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और डेली आप सर की क्लास अटेंड करते रहेगा, आपका भी यहाँ पर नाम आएगा एक दिन, है ना, जैसे आप इन लोगों का नाम दे रहे हैं, है ना। तो जी सर, बिल्कुल। अब मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट के अंतर्गत आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये आपका रिजल्ट वास्तव में काबिल तारीफ है। पेपर बहुत अच्छे लेवल का होता है। 3.5 घंटे के अंतर्गत 50 क्वेश्चन मैं रेडी करता हूँ, फिर 3 घंटे में टाइपिस्ट उनको बनाता है और फिर आपको मैं 2 घंटे की क्लास लेकर के आता हूँ। तो इनमें आप इतने क्वेश्चंस यदि मैं आपको बताता हूँ, यदि 35 क्वेश्चन से भी एबव जा रहे हो तो आप रैंक कवर करोगे, ये मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। मैं अब आपसे मिलाना चाहता हूँ सुदामा सर से, जो आपके बहुत फेवरेट हैं, ठीक है। वो इस खुशी के मौके पर आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वास्तव में मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है। हालांकि एक बात बता देता हूँ, मैं ऐसे प्रोग्राम मैंने कभी नहीं किए। सही बात तो यह है, यदि मेरी फैमिली, यदि मेरे पापा देख रहे होंगे ना, तो वो एक ही बात बोलेंगे, लाला चुपचाप ना पढ़ाया जाएगा तो पे हैं, ये का प्रोग्राम, ये बर्थडे ये क्या है। हालांकि लेकिन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे सर जो थे इनका भी एक इच्छा थी, स्टूडेंट भी हैं उनकी भी इच्छा थी। तो मैं किसी का मैं दिल नहीं दुखा सकता, इसी के लिए मैंने ये आयोजित किया है। बिल्कुल, मैं आपके फेवरेट सर हैं सुदामा सर, उनसे बिल्कुल मिलाना चाहता हूँ। सुदामा सर प्लीज़, वेलकम। नमस्कार सभी को, प्यार भरा राम राम भाई। सबसे पहले तो अपन के साइकोलॉजी के स्तंभ कहें नायाब हीरा, कहें चमकते धधकते सर हैं अपन के उमेश सर को, उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऊपर वाले से मेरे कान्हा जी से, राधा जी से यही उम्मीद है, यही अपन बोलते हैं कि इनको जमाने की हर खुशी मिले। ये हैं, इनका कद है आसमान से भी ऊंचा हो। तो अभी शुरुआत है मित्रों। सर हैं साइकोलॉजी के बड़े धुरंधर शिक्षकों में से गिने जाते हैं। तो इनको आप सबके साथ साथ मैं भी हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगा। इस जन्मदिन की लाइन में, यात्रा में कहीं अपन पीछे ना रह जाएं, इसलिए सर को जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। कितनी बधाइयाँ भाई? लख लख बधाइयाँ। तो सर का साथ ऐसे ही बनाए रखना है और साथ के साथ अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करनी है। ऐसी मजबूती प्रदान करनी है मित्रों कि पेपर है ये अपन का अब की बार अंतिम रहने वाला है। ठीक है, पेपर ये अंतिम रहेगा, अपन का अंतिम रूप से सरकारी नौकरी में चयन होगा। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका सरकारी नौकरी में चयन हो, आपका जो सपना है ये सपना पूरा हो। ठीक है भाई, तो अपन को डरना नहीं है एग्जाम वगैरह से। सूरज कितना भी तेज चमके समुद्र को कभी सुखा नहीं सकता मित्रों। ठीक है, तो अपन है वो तैयारी करने में किसी से पीछे क्यों नहीं है। भगवान ने जो चीज बनाई है ना, वो सोच समझ के बनाई है। और हमेशा एक बात सोचना अपने मन में कि मैं हूं, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अप्रतिबिंब हूं, मैं अद्वितीय हूं, मेरी होड़ कोई नहीं कर सकता। बस जिंदगी में यही सोच है। यही सोच अपन को मित्रों लाखों विद्यार्थियों से आगे पहुंचाती है। सबसे पहले तो अपन का कॉन्फिडेंस ये झलकना चाहिए हर बात पे। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, बस तैयारी हमारी मजबूत है पहले से ही और अपन का कॉन्फिडेंस है, तो तैयारी में अपन का विश्वास है, आत्मविश्वास है, 4 चांद लगाता है मित्रों। ठीक है, तो सर हैं भाई हैं कि कुछ दिन की खामोशी है फिर सुर आएगा, कुछ दिन की खामोशी है फिर सुर आएगा और टीचरों का वक्त आता है, हमारे उमेश सर का दौर आएगा। बस इतना ही मैं बोलूँगा आपसे और तैयारी मजबूत बनाइए। ठीक है भाई, अंतिम रूप से सेवा में सरकारी नौकरी में आपका चयन हो। धन्यवाद। आज अभी सर से और बात कीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप जैसे छोटे से स्टूडेंट्सों से भी मिलना चाहोगे क्या आप हैं?
हाँ, मैं आपको, आप जैसे छोटे से बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं जो वास्तव में थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखो आप लोग, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनके, ठीक है, आप में से बीच में से ही हैं, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। सारे के सारे जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, एक एक करके। देखो मैं नाम नहीं बताऊंगा, सारे एक बार आ जाओ आप लोग फटाफट से, है ना, सभी आ जाएंगे। ये सभी प्यारे बच्चे आपकी तरह ही बिल्कुल थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल शर्माओ मत, बिल्कुल मस्त तरीके से आ जाओ, बिल्कुल इधर आओ, इधर आओ। हाँ, ये सारे बच्चे हैं जो वास्तव में इस बर्थडे के मौके पर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो आप सब लोग, मैं इनसे भी कहूँगा, आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लगातार मेहनत करते रहें और बिल्कुल अपनी जो एनर्जी है, अपनी ताकत है, उसको दिखाते रहें। और मैंने आप लोगों से हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमने यदि जन्म लिया है तो हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे। और बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट है रूपेश, ठीक है, और सारे के सारे ये बच्चे हैं। सुदामा सर की क्लास लगा दो सर जी, ठीक है। अब सब मैंने आप लोगों को क्या कहा कि मुझे वास्तव में ये, मैंने कहा ना, मेरे घर वाले यदि देख रहे होंगे ना तो मुझे बोलेंगे क्या ये, मतलब उनको एक ही बात लगती है कि केवल पढ़ाओ बच्चों को, ठीक है। और मैं भी यही बोलता हूँ कि भाई बच्चों को केवल पढ़ाओ, लेकिन कुछ बच्चे हैं, कुछ टीचर्स हैं, तो ये थोड़ा सा सेलिब्रेशन आपके लिए रखा है, तो बिल्कुल रूपेश इसका अरेंजमेंट करेगा जल्दी से, ठीक है। हम सब मिलकर के आप लोगों को ये जो प्रोग्राम है उसको आपको दिखाएंगे, ठीक है, ओके। इसको रख लो यहाँ बीच में। अब आपके प्रिय सर उमेश सर का आज बर्थडे है और आप सब लोगों ने विश किया है, और ये अभी अपने साथ साथी लोग भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। तो अब केक कटिंग का प्रोग्राम है। सब लोग एक बार फिर से सर के लिए लिख दीजिएगा हैप्पी बर्थडे, एक बार फिर से सब लोग विश कर दीजिएगा। और जो भी अभी क्लास में नहीं है ना, तो उनको एक बार फिर से बुला लीजिएगा कि केक मिलने वाला, अभी लाइव केक मिलेगा पहली बार ऑनलाइन में, है ना। अभी हम आपको सेंड करने वाले हैं, तो एक बार सबको आप शेयर कर दीजिएगा। और फिर सर के हाथों से केक की कटिंग होने वाली है, तो जल्दी से एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा। और उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदय सर भी। तो उदय सर, आप बर्थडे पर, सर के बर्थडे पर क्या कहना चाहते स्वर्ण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर को। सर की लंबी उम्र हो और जो भी उनका कैरियर है इन्होंने तरक्की करते रहे, यही शुभकामनाओं के साथ यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग, हाँ डीजे, बिल्कुल डीजे भी चलेगा अभी, है ना, लेकिन कुछ कॉपीराइट का कुछ हाँ, चलो। और आपको कैसा लग रहा है आज सर का बर्थडे है? देखो सर का बर्थडे, हम बहुत खुश हैं। आप भी बताइएगा। पहले तो सर को हैप्पी बर्थडे, और सर ऐसे ही तरक्की करते रहे, बच्चों को मतलब ऐसे ही पसंद आते रहे मतलब। चलो, अब तो केक की कटिंग होने जा रही है जल्द ही, और इनको बुलवा, आ जाओ आप सब, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। आ जाओ, कोई कोई बात, हाँ। तो बिल्कुल आप भी बोलिएगा, सब लोग एक बार सब लोग कमेंट करके बोलना है हैप्पी बर्थडे, है ना। हैप्पी बर्थडे यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
ऐसे ही दिन रात तरक्की करते रहे आप, सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचते रहे सर। यही हम आपकी हमारी स्टूडेंट की तरफ से ठीक है। हैप्पी बर्थडे सर। अब आप डेली, मैं भी देखता हूँ आपके कमेंट, आप डेली कमेंट करते हो कि सर लव कुश सर कहाँ है, उनसे भी मिला दीजिएगा। तो लव कुश सर भी विश करने के लिए आ रहे हैं, तो आइए लव कुश सर एक बार आइएगा आप। लव कुश सर भी आ रहे हैं आपके सामने और सर को विश करने के लिए। तो रोज आप बोलते हैं, तो आपके लिए लव कुश सर का कुछ कहना। मैं लव कुश जी के लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि वास्तव में एक बात, आप सारे के सारे बच्चे मुझे बधाई ना दें, वास्तव में ये लव कुश जी के लिए बधाई के पात्र है, क्योंकि ये जो सेशन संभव हो पाता है ना सर, ये लव कुश जी की बदौलत हो पाता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे कि लव कुश जी से मिलेंगे। वास्तव में ये सेशन यदि कहीं ना कहीं सफल होता है, आप लोगों को मैं पढ़ा पाता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करवा पाता हूँ, तो इसमें मुझसे ज़्यादा जो मेहनत है ना, वो लव कुश जी की है। आप लोग ये मानते हो ना कि सारी क्लासेज हो गई, PDF हो गई, एप्लीकेशन हो गया, सारा यदि कहीं ना कहीं देखते हैं तो वो लव कुश जी देखते हैं। और वास्तव में मेरे एक छोटे भाई के रूप में मुझे मिले हैं, और मैं यदि मुझे कहीं ना कहीं ताकत मिलती है, मुझे एनर्जी मिलती है, तो इनसे मुझे मिलती है, क्योंकि ये बहुत मेहनत कश हैं। और मैं आप लोगों को फिर कहूँगा कि वास्तव में इनकी वजह से ही आप लोगों के पास में क्लास पहुँचा पाता हूँ। ये इतना संभव नहीं था सारा कुछ, लेकिन लव कुश जी मेरे साथ जुड़े और लव कुश जी की वजह से ही आप लोगों को क्लास में दे पाता हूँ। तो मैं इनका आप लोगों की क्लास पहुंचाने में, आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान मानूंगा ना, मैं लव कुश जी का मानता हूं मैं। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू लव कुश जी, मैं बच्चों के पास आप पहुंच पाता हूं। थैंक यू जी। लव कुश जी बोलना चाहोगे कुछ बच्चों के लिए? ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इस सेशन के अंतर्गत आप मेरे साथ जुड़े, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग मेहनत करते रहें, और जो आप लोगों ने मेरे साथ इस तरीके का जो सहयोग दिया है, आप मेहनत करते हो लगातार, आपका प्यार प्रेम, आपका सपोर्ट, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप मेहनत करते रहें, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। चूँकि मैं एक जुनूनी आदमी हूँ, ठीक है, और जब सोच लेता हूँ ना कि ये करना है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। तो आप लोग कतई ना घबराएं, 3rd ग्रेड के अंतर्गत हम परचम लहराएंगे।